क्या तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये कुछ एमसीक्यूज, और ये कुछ एमसीक्यूज नहीं है, ये हैं टोटल 4 चैप्टर्स है ना तुम्हारे इको में, तो टोटल ये ऑलमोस्ट हम करने जा रहे हैं आज 100 एमसीक्यूज, और वो भी किसमें 100 एमसीक्यूज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट्स में। कितने मिनट्स में? 120 मिनट्स में। अब ये रेशियो मैंने क्यों बनाया है 100 का 120? देखो समझाता हूं। 100 एमसीक्यूज अगर हम कर लेते हैं 120 मिनट्स में, तो जो तुम्हारे एग्जाम में आता है 100 नहीं आता, एग्जाम में कितना आता है डिवाइड बाई 5, कितना आता है 20 एमसीक्यूज सेक्शन ए का, तो 20 एमसीक्यूज अप्रॉक्स हम कर लेंगे 24 मिनट्स में। यानी कि अगर इस स्पीड पे कर लेते हो तो सिर्फ आधे घंटे में अपना जो पहला सेक्शन रहेगा सोशल के एग्जाम का इस साल, वो बिल्कुल जला दोगे आधे घंटे में सिर्फ और सिर्फ। और कैसे फॉलो करना ये वीडियो 120 मिनट का अप्रॉक्स रहेगा, 2 घंटे का वीडियो, जिसमें हम 100 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट कर रहे होंगे। इस तरह की एक शीट बना लो, इस शीट में नोट डाउन करते रहो। इस शीट में क्या नोट डाउन करना है? एक पेज उठाओ, एक पेज पे लिखो 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर, जो मैं रीड करूंगा तुम्हें थोड़ा सा टाइम दूंगा सोचने का, और जब मैं सोचने का टाइम दूंगा तो तुम्हें जो सही आंसर लगता है इसके बगल में लिख दो। जैसे 1 का ए लगता है, बी लगता है, सब लिख लिया, और जैसे ही फिर मैं 1 का आंसर बताऊंगा तो एक लाइन और खींच दो, टिक क्रॉस करते रहो, टिक क्रॉस। और इससे सिर्फ ये नहीं चेक होगा कि तुम्हारा कितना सही हो रहा है कितना गलत, बल्कि ये चेक होगा कि जो मैंने टाइम बताया है 2 घंटे के टाइम में 120 मिनट में 100 एमसीक्यूज, इस स्पीड से तुम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और सारे के सारे एमसीक्यूज करने से पहले तुम्हें दिखाना चाहता हूं एक सरप्राइज। सैंपल पेपर सॉल्व करने में कई लोग को दिक्कत आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखना है कैसे लिखना है, तो ये लो मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स इस साल के लिए। इसकी बैच है क्लास 10 तुम्हारे लिए, जिसमें स्टार टीचर्स रहेंगे। दिगराज सर हैं सोशल के लिए, संतोष सर हैं साइंस के लिए, और मैथ्स के लिए विशाल सर। ये तीनों तुम्हें मिलकर करवा रहे होंगे हर सब्जेक्ट के 5-5 सैंपल पेपर्स लाइव 30 आवर्स की क्लासेस में। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में ये ऑफर खत्म हो जाएगा, इसलिए जाकर एनरोल कर लो। 379 का ऑफर है, और ये 379 के ऑफर पे तुमको 10% और एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए, तो कोड यूज करना है पढ़ ले गैंग। क्या? PADHLEGANG, पढ़ ले गैंग, और फिर ज्वाइन कर लेना। एंड अगर फुल ईयर की बैच चाहिए क्लास 10, तो फुल ईयर की भी बैच मिल जाएगी 6999 में, इस पर भी 10% ऑफ मिल जाएगा। कोड यूज करना है पढ़ ले गैंग। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज पे। स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ लैंडलेस लेबरर। चैप्टर 1 है ना डेवलपमेंट, उससे क्वेश्चन है व्हाट विल द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ लैंडलेस लेबर। एक लेबर है, मजदूर है, जिसके पास लैंड नहीं है, तो उसकी टॉप प्रायोरिटी डेवलपमेंट गोल में क्या होगी? बताओ, ऑप्शन पढ़ो। ए, एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग, कि रूरल जो बैंक है उसका एक्सपेंशन हो जाए। बी, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। जो लैंडलेस लेबर है वो तो दूसरे के यहाँ पे काम करता है, तो वो क्या ये चाहता होगा अपनी डेवलपमेंट के लिए कि बैंकिंग अच्छी हो जाए, या फिर वो ये चाहता होगा कि ज़्यादा दिन काम मिले, ज़्यादा दिन काम मिले, छुट्टियां कम मिले, ज़्यादा दिन काम मिले, और जिस दिन काम मिले ज़्यादा पैसे मिले, बेटर वेजेस। या सी, अच्छी रोड चाहेगा, या डी, एक हाई स्कूल चाहेगा। हाई स्कूल से उसका कोई लेना नहीं है लेबर का, जिसके पास लैंड नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन से कोई मतलब नहीं है, उसको सड़क नहीं बनानी, वो एक लेबर है, वो जमीन पे काम करता है। कट कट। ऑप्शन ए, रूरल बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग को वो अच्छा करके क्या करेगा अपने गांव में, उसका भी उसको काम नहीं है। ऑप्शन बी बहुत सही ऑप्शन है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिले, और जिस दिन काम मिले उसको उसका अच्छा खासा पैसा मिले, अच्छी उसको मजदूरी मिले। अब ऑप्शन बी है इसका करेक्ट ऑप्शन। तुमसे मैंने जो शीट बोली है मेंटेन करने को, कि क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे डालते रहो, तुम्हारे दिमाग में जो ऑप्शन आ रहा है ये सब देखकर पॉज करके देख सकते हो, या मेरे पढ़ते वक्त ऑप्शन देख सकते हो। जैसे अगर दिमाग में बी आया था तो बी तुमने यहाँ लिख लिया, और जब मैंने आंसर बता दिया कि बी आंसर सही है, तो बगल में लाइन खींच के छोटा सा टिक लगा लो, टिक क्रॉस टिक क्रॉस। एंड में इस तरह कैलकुलेट भी कर लोगे और टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाओगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल के पेपर में। क्वेश्चन 2, व्हाट विल बी द एस्पिरेशन ऑफ एन एजुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। क्या है, ध्यान से समझो। डेवलपमेंट में यही है कि सबके अलग अलग डेवलपमेंट गोल होते हैं, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो अब तो लैंडलेस का देख लिया, लैंडलेस लेबर का। देखो कि अब क्या एस्पिरेशन, क्या इच्छा होगी एक एजुकेटेड अर्बन एम्प्लॉयड यूथ की। पढ़ा लिखा है, और कहाँ का है, शहर का है, और अनएम्प्लॉयड है। क्या चीज़ें हैं, पढ़ा लिखा है, अर्बन मतलब शहर का है, और अनएम्प्लॉयड है। तो देखो पहला ऑप्शन पढ़ो,
पहला ऑप्शन है एन एजुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ विल एस्पायर, क्या उसको, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अच्छी अपॉर्चुनिटी, अब जब वो पढ़ा लिखा है और अनएम्प्लॉयड है तो वो एग्रीकल्चर में क्यों ढूंढेगा, पढ़े लिखे लोग एग्रीकल्चर में नहीं ढूंढते, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एट एवरी स्टेप इन लाइफ फॉर दिस अपवर्ड मूवमेंट। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एट एवरी स्टेप, हर स्टेप पे गवर्नमेंट सपोर्ट करे, ऐसा चाहिए एक एजुकेटेड अर्बन यूथ। और ऑप्शन पढ़ते हैं सी, एन अर्बन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड विल एस्पायर फॉर गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या है, गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज वेयर हिज एजुकेशन कैन बी मेड यूज ऑफ, कि अच्छी से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, अच्छी वैकेंसीज आए कि जहां पर जो उसने पढ़ा है उसका यूज हो सके। या डी, बेटर फैकल्टीज ऑफ रिक्रिएशन फॉर हिज लेजर टाइम, यानी कि टाइम पास करने के लिए अच्छी फैसिलिटी चाहिए। तो ऑप्शन ए तो हमने पहले ही काट दिया, ए पहले कट गया, डी पहले कट गया, बी और सी में बता दो सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एट एवरी स्टेप ये चाहेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चाहेंगे कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले मुझे जो मैंने पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से। तो हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन सी, कि वो चाहेगा फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज़ वेयर एजुकेशन कैन बी मेड यूज ऑफ, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग लिस्टेड बिलो टू डिफाइन एवरेज इनकम। देखो टर्म पे क्वेश्चन है, टर्म पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एवरेज इनकम क्या है, बताओ एवरेज इनकम क्या होती है, पढ़ लेते हैं। एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री मीन्स टोटल इनकम ऑफ कंट्री, यानी कि अगर ये कंट्री है इसमें इतने लोग रह रहे हैं तो सबकी इनकम टोटल कर दो, वो होती है एवरेज इनकम। या फिर बी, एवरेज इनकम इन अ कंट्री इज इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपल, इतने लोग सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट इस कंट्री में एम्प्लॉयड है तो सिर्फ क्या इतने लोग की इनकम प्लस करेंगे तो निकलेगा एवरेज इनकम। या फिर सी, द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम। या फिर डी, द एवरेज इनकम इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड, प्रॉपर्टीज। ये गलत हो गया, बी गलत हो गया क्योंकि सिर्फ एम्प्लॉयड की, या फिर ए गलत हो गया कि टोटल इनकम, टोटल ऐड कर देंगे तो वो एवरेज इनकम नहीं होता है। एवरेज इनकम होता है कि जितने लोग कमा रहे हैं उसको एवरेज कर देना। जैसे देखो एवरेज इनकम का मतलब होता है कि जितनी टोटल कमाई हो रही है वो अपॉन जितने लोग एम्प्लॉयड हैं वो, यानी कि जितने लोग कमा रहे हैं, तो इससे एवरेज निकल जाएगा कि हर एक आदमी कितना कमा रहा है, और इसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा, हर कैपिटल पे इनकम कितना हो रहा है, और इसलिए इसका आंसर क्या है, जल्दी बताओ। 3 का आंसर ए गलत, बी गलत, डी गलत, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द एवरेज इनकम इज सेम एज पर कैपिटा इनकम को ही एवरेज इनकम बोलते हैं। और पर कैपिटा इनकम की डिफिनीशन मुझे कमेंट में बताओ अगर तुम्हें आती है, जल्दी जाओ वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखो पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन। क्वेश्चन 4 पे बढ़ते हैं, अगर तुमने लिख ली है तो। विच कंट्री कैन बी कंसिडर्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड, सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम फॉलोइंग। अब नीचे 4 कंडीशन दी है अलग अलग कंट्रीज की, तुमको बताना है कि मॉडर्न वर्ल्ड में आज के समय में, आज के अकॉर्डिंग इन 4 में से कौन सी कंट्री को डेवलप्ड माना जाएगा। डेवलप्ड कंट्री, ए कंट्रीज विच हैव एक्यूमुलेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड ऑलवेज सिक्योर्स द फ्यूचर ऑफ सिटीजन्स, दिस कंट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड। क्या है कि वो कंट्रीज जिनके पास बहुत ढेर सारा पैसा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, और सिक्योरिटी देती है फ्यूचर को सिटीजन्स के। या ऑप्शन बी, कंट्रीज विच आर अमंग द हाइएस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर कंसिडर्ड टू बी द डेवलप्ड कंट्रीज। वो कंट्रीज जो बहुत हाई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कई सारे फैक्टर्स थे ना, जैसे कि सिक्योरिटी मिल रही है कि नहीं, हेल्थ की फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं, रहने की सिक्योरिटी है या नहीं, जॉब मिल रही है कि नहीं, एक एक चीज़ को देखा गया था उसमें। यह ऑप्शन सी देखते हैं, ओनली रिच कंट्रीज आर कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड बिकॉज पीपल हैव मनी टू बाई एवरीथिंग, यानी कि जो रिच कंट्रीज हैं उनके पास बहुत पैसा है इसलिए वो डेवलप मानी जाती है। या ईरान इज द रिच कंट्री एंड देयरफॉर इट इज डेवलप्ड कंट्री। क्या रिच कंट्री, तो गलत है, रिच कंट्री सिर्फ नहीं, डेवलप्ड में हमने सिर्फ रिच नहीं देखा था, हमने हर एक चीज़ देखी थी यार, कि डेवलप्ड में पैसा भी हो, सिक्योरिटी भी हो लोगों की, हेल्थ फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाए, ये सब किस में दिखा था, ह्यूमन डेवलप्ड इंडेक्स में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 5। इस टाइप के मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन भी आएंगे जिसके ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं, इस तरह के ऑप्शन। इसको देखो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन 5। मनी कैन नॉट बाई ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी मे नीड टू लिव हैव अ गुड लाइफ
एक अच्छी लाइफ के लिए मनी सब कुछ नहीं खरीद सकता, बट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर गुड लाइफ इज गिवन बिलो, विच अमंग द फॉलोइंग आर थिंग्स मनी कैन नॉट बाई। अब नीचे कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं ऑप्शन में, 1 2 3 4 में, ऑप्शन नहीं है ये क्वेश्चन का ही पार्ट है जो रेड कलर से है चारों, ये 4 में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो बहुत ज़रूरी है एक अच्छी गुड लाइफ देने के लिए, बट कौन सी चीज़ें इसमें से पैसा नहीं खरीद सकता है ये देखना है। मल्टीपल चीज़ें हैं, 1 2 3 4 ऐसे देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया ना, 1 2 2 3 1 4, देखते हैं क्या है, पढ़ो। फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, पहला है फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, हाई क्वालिटी एजुकेशन, अ लग्जरी होम, लग्जरी होम मनी नहीं दे सकता है, बिल्कुल गलत, लग्जरी होम तो मनी दे सकता है यार। अ पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फियर, अ पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फियर, हाई क्वालिटी एजुकेशन तो यार मिलती है ना जो अमीर होते हैं, तुम खुद देखते होगे कि तुम जाते हो किसी राजधरन पब्लिक स्कूल में जो बहुत सिंपल सा स्कूल हो, और बड़े बड़े लोग जाते हैं डीपीएस, रेयान इंटरनेशनल और ऐसे स्कूल्स में जिनके पास पैसा होता है, जो बहुत अमीर होता है। स्कूल गेट पे एंट्री करते ही शीशे का गेट खुलता है, सामने हॉट सी लड़की बैठी होती है रिसेप्शन पे, वो होते हैं अमीर स्कूल के लोग। तो अमीर लोग हाई क्वालिटी एजुकेशन पैसे से खरीद सकते हैं। यहाँ मार्क करना है कैन नॉट बाई, तो ये भी गलत हो गया। बच रहा है 1 और 4। अब देख लो 1 और 4 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें डी में 1 और 4। तो इस तरह के सिंपल लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पे थोड़ा बहुत खुद का आईक्यू और लॉजिक यूज करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन 6 देख लो। HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हमने पहले पढ़ा, दैट फोकस ऑन फिल इन द ब्लैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से किस पर फोकस करती है HDI? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या देखा जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल ऑफ स्कूलिंग, नेशनल इनकम, या डी ऑल ऑफ द अबव। देखो मैं तुम्हें समझा दूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एवरेज कितने साल तक जिंदा रह रहा है इंसान, क्योंकि हेल्थ वगैरह की फैसिलिटी है नहीं है, खाना कैसा है, हर एक चीज़। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल स्कूलिंग हो पा रही कि नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी और अगले लेवल तक यानी कि सीनियर तक एक पढ़ाई हो पा रही कि नहीं, या फिर नेशनल इनकम, पैसा भी ठीक ठाक है कि नहीं। इन तीनों चीज़ को मिला के देखा जाता है किसमें, HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। सिर्फ पैसा नहीं देखा जाता है, ऊपर हमने देखा भी था एक क्वेश्चन में। और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी, तो बचता है क्या? डी ऑल ऑफ दी अबव, जिसमें तीनों है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, पढ़ो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। केरल हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, व्हाट कुड बी द रीजन, फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। केरल में बहुत लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं ना, वो मोर्टेलिटी मतलब मर जाना, बच्चों के मरने का रेट केरल में काफ़ी कम है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इन चारों में से ऑप्शन में से देखना है कि बच्चे केरल में कम मरते हैं पैदा होने के बाद, यानी कि वो बड़े हो जाते हैं। देखो जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो कई हेल्दी नहीं होते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है, वो मर जाते हैं, नहीं बड़े हो पाते। लेकिन केरल में ये लो इन्फेंट है मोर्टेलिटी रेट, यानी कि कम लोग मरते हैं, कम बच्चे। उसका ऑप्शन देखते हैं ए, केरल हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज ऑल द गर्ल्स आर ट्रेन्ड एट प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूलिंग टू लुक आफ्टर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। ये क्या कहता है? इस ऑप्शन में लिखा गया है कि केरल में इसलिए कम है क्योंकि सारी लड़कियों को सिखा दिया जाता है कि प्राइमरी लेवल की स्कूलिंग में सिखाया जाता है कि कैसे एक नए बच्चे का ध्यान रखना है, या बी, बिकॉज मोस्ट ऑफ गर्ल्स आर नर्सेस इन केरल, कि अधिकतर लड़कियां केरल में नर्स की जॉब पर हैं इसलिए, या सी, बिकॉज केरल हैज़ वेरी हाई फीमेल लिटरेसी, क्या है सी, बिकॉज केरल हैज़ वेरी हाई फीमेल लिटरेसी रेट एंड एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर बोथ मदर एंड चिल्ड्रेन, कि वहाँ पे लिटरेसी रेट अच्छा है और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है इसलिए, या फिर डी, केरल गुड क्लाइमेटिक कंडीशन। देखो चारों में से कुछ कुछ चीज़ें कॉमन लग सकती है, पहला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें दिया गया कि गर्ल्स को ट्रेन किया जाता है स्कूल में, बच्चों का ध्यान रखना नहीं। डी, क्लाइमेटिक कंडीशन उतना ध्यान नहीं देता है। अब बी और सी में से देखना है। पहला कह रहा है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नर्सेस इन केरल, अधिकतर नर्स हैं सारी लड़कियां केरल में, या सी, बिकॉज केरल हैज़ वेरी हाई फीमेल लिटरेसी रेट एंड एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज़, ऑप्शन सी, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी वगैरह है इसलिए वहाँ पर जो प्रेगनेंसी की डिलीवरी होती है या इन्फेंट लोगों का ध्यान रखना होता है, बच्चों का ध्यान रखना होता है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, क्या लिखा है? What would be the most promising source of energy 50 years from now and why? आज से लेकर 50 साल बाद कौन सा सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा
जिसको तुम डाल के अपनी एक्टिवा में बैठा के पीछे बैठा के किसी को भगा सको। क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल 50 सालों तक सस्टेनेबल? क्या है जल्दी बताओ। पेट्रोलियम एनर्जी जो तुम आज यूज़ करते हो एक्टिवा में डाल के भगाते हो जिसको बैठा के पीछे, वो। सोलर एनर्जी, कोल एनर्जी, या फॉरेस्ट वाला एनर्जी? फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड एनर्जी तो यार कैसे कर पाओगे, कितनी लकड़ियाँ काट के जलाओगे, फॉरेस्ट ही नहीं बचेगा, गलत। कोल बेस्ड एनर्जी, कोल तो यार वैसे ही समाप्त होने वाला है, तुम्हें पता है कि कोल लिमिटेड बचा हुआ है, एग्जॉस्टेबल है, ख़त्म होने वाला है कोल, तो वो भी कट गया। तो बचता है सोलर एनर्जी बिकॉज इट इज़ नॉन एग्जॉस्टेबल, ये ख़त्म नहीं होगा, ऑप्शन बी। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। पिक आउट द कॉज फ्रॉम बेलो दैट एनहेंस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन 4 कारणों में जो नीचे लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा मुख्य कारण है, कौन सा मेन कारण है, कॉज है किसका? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज प्लांट करने से एनवायरमेंट को हानि होती है, डिग्रेडेशन होता है, नहीं, गलत। बी, प्रिवेंशन ऑफ फैक्ट्री वेस्ट गेटिंग मिक्सड अप विथ रिवर वाटर, फैक्ट्री वेस्ट को रिवर वाटर में ना मिलाया जाए तो इससे एनवायरमेंट को खतरा नहीं है, ये तो अच्छा है ना, तो नहीं। सी, बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक, अरे प्लास्टिक का बैन कर देंगे तो अच्छा है एनवायरमेंट के लिए, यहाँ देखना है क्या बुरा है, तो ऑप्शन डी ही बचता है। क्या है? अलाउइंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम्स एमिटेड बाय कार, बसेस, ट्रक्स। देखो जो एक्टिवा पे बैठ के तुम घुमाते हो उसके पीछे ऐसे एक साइलेंसर लगा होता है ना, उससे धुआं निकल रहा होता है, तो वो धुएं का लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फ्यूम इंक्रीज का अलाउ कर देना, उसकी एक लिमिट होती है ना, पॉल्यूशन चेक होता है, तो वो लिमिट बढ़ा देना, पॉल्यूशन की लिमिट बढ़ा देना ताकि और धुआं हो, तो इससे तो नॉर्मल डिग्रेडेशन तो होगा ही ना। बहुत ईजी सा पॉइंट था, बहुत सिंपल सा पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ, लोगों को क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए? गोल्स, मतलब कि एक लक्ष्य होना चाहिए, ठड़ाक। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए आपकी। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल होने चाहिए आप, या डी, नन ऑफ दी अबव। इन चीज़ों में से क्या क्या चीज़ें देखते हैं लोग डेवलपमेंट के लिए? डेवलपमेंट के लिए जब तुम बात करो डेवलपमेंट की, तो उसमें यार क्या तुम देखते हो ये बताओ। तुम उसमें गोल्स देखते हो अपने, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मेदारियां देखते हो, या अकाउंटेबिलिटी कि अपने माता पिता से कितने अकाउंटेबल हो, कितने ज़्यादा जुड़े हो, ये देखते हो? डेवलपमेंट के टाइम पे हर इंसान सिर्फ एक चीज़ देखता है और वो है गोल्स। तुम्हें अगर कोई कार चाहिए, कोई कार खरीदनी है, तो तुम सिर्फ उस कार की तरफ देखोगे, तुम ये नहीं देखोगे कि तुम्हारे पास कितनी जिम्मेदारी है, क्या इस समय सही डिसीजन है, तुम पागल की तरह अपने गोल के पीछे भागोगे। और डेवलपमेंट के लिए इंसान सिर्फ गोल्स देखता है। 10 का ऑप्शन ए। ये बड़ा जनरल क्वेश्चन था, ऐसे जनरल क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है आए, स्कूल एग्जाम्स तक आ सकते हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम में कम चांस है क्योंकि उसमें पूरे सिलेबस से मिला के एमसीक्यू बनाना होता है। बट अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी चैप्टर को तो उसके हर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, चाहे जनरल क्वेश्चन हो या कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन 11 देखो क्या है। फॉर कंपेयरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज द ईयर डैश इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर डेवलपमेंट देखना है? नन ऑफ द अबव कट गया। डेमोग्राफिक्स, यानी कि लैंड कैसा है, बिल्कुल सिर्फ माउंटेन है कंट्री में या प्लेन्स भी हैं, ये कट गया। पॉपुलेशन या इनकम, इन दोनों में से क्या देखना होता है? पॉपुलेशन या इनकम? इंडिया की, चाइना की भी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया चाइना क्या है, कमा रही है, इंडिया चाइना के पास पैसा आ रहा है, तो वो ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है किससे? बाकी कंट्री से, जैसे श्रीलंका या पाकिस्तान जहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी कम है मगर पैसा ही नहीं है ना। तो मेन चीज़ क्या होता है, सबसे ज़्यादा इनकम इंपॉर्टेंट होती है, देखा जाता है डेवलपमेंट देखने के लिए। बेसिक चीज़ इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। क्वेश्चन 12 ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। देखो, फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर। बताओ, फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज, अगर कंट्रीज के बीच कंपेरिजन करना है तो सिर्फ इनकम, टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर। क्योंकि इनकम तो कई जगह पर अच्छी होती है, कई जगह पर, लेकिन क्या वहाँ पे सिक्योरिटी है, क्या वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीने के लिए अच्छा माहौल है, ये सब देखा जाता है। तो इसलिए ट्रू है या फॉल्स? जल्दी कमेंट में लिखो। कमेंट में क्या करोगे? 12 का टी या एफ, 12 का टी या 12 का एफ, कमेंट करो जल्दी। क्या है लगता तुम्हें? जिसका सबसे सही आंसर सबसे पहले आएगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से एक प्यारा सा रिप्लाई और डाउट सॉल्विंग। जल्दी बोलो क्या है? कंपैरिजन करने के लिए कंट्रीज में टोटल इनकम इंपॉर्टेंट है या नहीं है? टोटल इनकम इज नॉट सच ए यूजफुल मेजर। ट्रू। आगे बढ़ो। जो शीट मैंने बताई थी वो बनाते रहना। 1 2 3 4 13 तक आ चुके हैं। 13 क्वेश्चन तक बी सी जो भी दिमाग में आ रहा लिखते रहो, टिक क्रॉस करते रहो।
पढ़ो क्या है, पढ़ो क्या है, क्या लिखा है। क्वेश्चन 13 बड़ा इजी है, खुद ही से कर लोगे। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट डैश कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट लेट अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। लिखा हुआ है कि अलग अलग कंट्रीज के पास, सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट डैश, अलग अलग चीज़ होती है, तो टोटल इनकम को कंपेयर करने से हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि एवरेज पर्सन कितना कमा लेता है। देखो इसमें से ऑप्शन यहाँ पर फिट करके बैठाओ, देखो क्या सही लगता है। पॉपुलेशन, रिसोर्सेस, रिजर्व, इकोनॉमिक पॉलिसीज। पॉपुलेशन, रिसोर्सेस, रिजर्व, इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज बैठाओ कि कंट्री में डिफरेंट, अलग अलग कंट्री में अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, इसलिए टोटल इनकम को कंपेयर करने से मालूम नहीं पड़ पाएगा कि कौन कितना कमा रहा है, क्योंकि कहीं पर कोई ज़्यादा कमाता होता है, कहीं पर कोई कम कमा रहा होता है, तो एवरेज निकालना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि हमारे इंडिया में ही देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड है, जो बहुत गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब। 80% इंडिया के लोग गरीब ही होंगे, बहुत 20% लोग ही होंगे जो अच्छा कमा रहे हैं, अमीर हैं। तो अगर उनका एवरेज निकालोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरे इंडिया में लोग अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन असलियत ये नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और कोई सेट कर लो रिसोर्स और रिजर्व या पॉपुलेशन, तो उतना सही नहीं बैठेगा ये सेंटेंस हमने एनसीईआरटी बुक में पढ़ रखा है, समझ रखा है कि क्यों पर कैपिटा इनकम को ही हम बेस्ड नहीं रह सकते हैं। आ गया पर कैपिटा इनकम। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द डैश पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। कौन सी रिपोर्ट में पर कैपिटा इनकम का यूज किया जाता है बताओ, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की कौन सी? यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या यूनाइटेड नेशन? यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या यूनाइटेड नेशंस? देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स कौन निकालता है बताओ, ब्रॉट आउट बाय द, कौन करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट? यूनिसेफ नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं, यूनाइटेड नेशन नहीं, वर्ल्ड बैंक बी। और वर्ल्ड बैंक है, पैसे का ही साफ साफ देख सकते हो, वर्ल्ड बैंक यानी कि पैसे का बात हो रहा है, और पैसे की बात हो रही है, यही याद कर सकते हो कि पर कैपिटा इनकम को इंपॉर्टेंस कौन देगा? पैसे वाला आदमी, वर्ल्ड बैंक। 14 हो गया, 15 पे आ जाते हैं। 15th क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 15 कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $, इतना एंड अबव इन 2012 आर कॉल्ड। देखो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इससे डरो मत, क्योंकि 2012 के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि 2012 में इतनी से ज़्यादा इनकम जिसकी रहेगी तो उसको क्या माना जाता है? अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड, पुअर, रिच। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत कम चांस है कि आए। देखो वैसे समझा दूं क्या है क्वेश्चन, कि पर कैपिटा इनकम है $1261, 12,000, यानी कि इंडियन रुपीस में 12 × 80 यानी कि 960,000 इतना पर ईयर, यानी कि एक महीने का लगभग कितना कमा रहा है वो व्यक्ति? एक महीने का लगभग वो कमाएगा, 12 से डिवाइड कर दो इसको, लगभग 80,000 रुपये महीना। तो जो 80,000 रुपये महीना कमा रहा है जिस कंट्री में, उसको अंडर डेवलप्ड बोलेंगे नहीं, डेवलपिंग बोलेंगे नहीं, पुअर नहीं, रिच कंट्री बोलेंगे उसको। वो रिच है, वो डेवलप्ड है पहले से, ठीक है। आगे बढ़ो। इंडिया कम इन द कैटेगरी ऑफ कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2012 इतना। अब इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी 1530, कितनी थी? $1530, यानी कि अगर $1500 लेते हैं तो 15 × 80 अगर कर लेते हैं, 15 0 जा 15 जा 120, ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 महीना, यानी कि 10,000 रुपये पर मंथ। ये है हमारे देश की एवरेज इनकम। एवरेज लोग कितना कमा रहे हैं? सिर्फ 10,000 पर मंथ। और अगर आप सोच रहे हो कि आपके फादर कमा रहे हैं 80,000 90,000, तो कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये 1,200 रुपये इतना कमा रहे हैं, तो उनका एवरेज लेकर बनाया गया ये कि 10,000 महीना। तो इसलिए इंडिया को कौन से कैटेगरी में रखा गया है? लो इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम, हाई मिडिल इनकम। किस में रखा गया है बताओ? इंडिया को रखा गया है यार लो मिडिल इनकम, यानी कि एक लो होता है, एक मिडिल होता है, एक हाई। तो लो और मिडिल के बीच वाली इनकम है हमारी इंडिया की, क्योंकि इससे भी ज़्यादा बेकार हालत है श्रीलंका, पाकिस्तान, ऐसी कंट्रीज़ में। अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एज पर 2013 फिगर्स। अब देखो फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है जो जल्दी नहीं आता है कि कौन से कहाँ पर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, लेकिन ये पूछ सकता है कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज। ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन दिया है 17 का महाराष्ट्र, बिहार, केरल, झारखंड। तुम्हें क्या लगता है क्या अमीर है? बिहार जैसी सिटी, केरल जो साउथ में पढ़े लिखे वाले लोग, झारखंड
या फिर महाराष्ट्र जहाँ पर मुंबई है और काफ़ी ऐसे शहर हैं जहाँ पर अमीरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ अमीरों की संख्या ज़्यादा है वहीं तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम आएगी। महाराष्ट्र का तो एक शहर मुंबई में इतने सेलिब्रिटीज़ हैं कि वहाँ उस स्टेट की एवरेज निकालोगे तो ज़्यादा ही निकलेगी। तो 17 का ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, खुद से पढ़ो, बहुत ईजी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऊपर समझा दिया है। इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। देखो क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर 10 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से कितने बच्चे, अगर मान लो 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं या 100 चिल्ड्रन पैदा हो रहे हैं तो उसमें से कितने बच्चे मर गए, इसका प्रोपोर्शन निकालो। जैसे मान लो x बच्चे मर गए तो x/100, ये निकल आया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है। तो कितने ईयर का, एज का गैप होता होगा ना, तो कितने ईयर तक के बच्चों को देखा जाता है कि मर गए, वो देखा जाता है, याद कर लो, सिर्फ 1 साल तक। बस जब बच्चा अगर 1 साल का हो गया तो उसको मान लिया जाता है कि हाँ वो जी चुका है, बस उसके पहले कैलकुलेट करना होता है ये x/100, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगला क्वेश्चन है लिटरेसी रेट के ऊपर। लिटरेसी रेट measures the proportion of the literate population in dash age group। कौन से एज ग्रुप में लिटरेसी रेट मीज़र की जाती है बताओ, कौन सी एज ग्रुप की लिटरेसी देखी जाती है? 10 से बड़े, 21 से बड़े, 7 से बड़े या 18 से बड़े? लिटरेसी रेट मैं तुम्हें बता दूं वो देखी जाती है 55 से, क्योंकि 18 के बाद बड़े हो जाओगे तो फिर कहाँ से लिटरेसी रेट चेक की जाएगी? लिटरेसी रेट 7 एंड अबव, 7 साल से चेक की जाती है। लिटरेसी रेट में आता है लिखना और पढ़ना, बहुत सिंपल सा, ये नहीं कि तुम्हें कैलकुलस आनी चाहिए लिटरेसी रेट में पास होने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन 20, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप डैश अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। नहीं समझे? सुनो, मान लो इतने ये जो गोला है इसके जो बच्चे मान लो 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे हैं। ये 10 बच्चे क्या कर रहे हैं? स्कूल जाते हैं। अब उसमें से कितने बच्चे हैं, जैसे मान लो एक बस्ती में 100 बच्चे रह रहे हैं, एक बस्ती में कितने बच्चे रह रहे हैं? 100। ये MC स्टैंड की बस्ती है, यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, 100 बच्चे। अब 100 में से मान लो 10 ही बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो इससे निकलता है नेट अटेंडेंस रेशियो, NAR। कैसे निकलेगा? 10/100 नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इसमें देखना है कि कौन से एज ग्रुप तक कैलकुलेट करते हैं। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1 साल तक, तो ये कैलकुलेट कब तक होता है? 17, 18, 9, 10, 12, 13, 14, 15। कब तक चेक करते हैं? स्कूल गोइंग तक में देखते हैं, जो कि है 14 एंड 15 ईयर्स ओल्ड की एज, ऑप्शन डी। खत्म होता है इसी के साथ चैप्टर 1 डेवलपमेंट के सारे MCQs। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमीज। क्वेश्चन 1, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री आर एग्जांपल्स ऑफ। देखो चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दो सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। वो शीट मेंटेन करते रहो। देखो जैसे तुमने 20 तक मेंटेन कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर दो, फिर 1, 2, 3, 4 स्टार्ट कर दो, या फिर आगे लिखो 21, 22 ऐसे करके। और उसके बगल में जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूँ तब तक में जो ऑप्शन तुम्हें सही लगता है वो लिखा करोगे, और जब मैं आंसर बता दूँ तो टिक क्रॉस करोगे। एग्जाम टाइम मैनेज करना सीख जाओगे, क्योंकि हम 120 मिनट्स में करेंगे 100 क्वेश्चन, यानी अप्रॉक्स 25 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लेंगे, जो तुम्हारा सेक्शन ए में आता है हर साल। 20 क्वेश्चन MCQs आएंगे इस बार भी। तो 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हारी हो जाएगी कितने टाइम मैनेजमेंट में, कितने टाइम में? सिर्फ 25 मिनट में। यानी 25 मिनट में अपना सेक्शन ए निपटा दोगे तो पूरा टाइम तुम्हारा बचा रहेगा बाकी का पेपर सॉल्व करने के लिए। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी किसमें आता है? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, डेयरी यानी कि दूध वाला, फिशिंग और फॉरेस्ट्री, ये सब चीज़ें जो बहुत बेसिक एक्टिविटी है कहाँ आती है? बहुत सही, प्राइमरी सेक्टर में। चलो आगे 2। अब देखो यार, जिसे नहीं समझ में आया उससे वो चैप्टर अगर पढ़ा तो समझ में आ गया होगा यार। प्राइमरी रहता है जिसमें कुछ भी बेसिक एक्टिविटी होती है जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर होता है, और टर्शरी में क्या होता है? सर्विस। जो प्रोडक्ट बन चुका है उसकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे रॉ मटेरियल बनता है। रॉ मटेरियल जैसे कि एग्रीकल्चर है, डेयरी है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, ये सब किसमें आ जाएगा? प्राइमरी में। आ जाओ 2 पे, जल्दी जल्दी से हम कॉन्सेप्ट के साथ देख रहे हैं MCQs। डैश कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वे एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। डैश कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट, बताया ना अभी कि प्राइमरी में क्या होता है? रॉ मटेरियल बनता है, नेचुरल रॉ मटेरियल। सेकेंडरी में इसी रॉ मटेरियल को किसी प्रोडक्ट बना देते हैं, और टर्शरी में इसी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ मान लो कपड़ा बना, और फिर सेकेंडरी सेक्टर में रेमंड की कंपनी है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है? देखो
पहला है खेत, जिससे खेती हुई, और कॉटन आ गया। कॉटन से क्या बना? कपड़ा। सेकेंडरी सेक्टर में जो कौन मैनेज कर रहा है? मान लो रेमंड की फैक्ट्री होगी, फिर थर्ड रेमंड का शोरूम होगा, टर्शरी सेक्टर ब्रांडेड एकदम, जहां पर ये कपड़ा बिकेगा। तो ये है 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एक में रॉ मटेरियल, एक में मैन्युफैक्चरिंग और तीसरे में सर्विस। यहाँ पे क्या दिया है कि नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज कर दिया जाए और मैन्युफैक्चरिंग कर दी जाए, जैसे एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी। जल्दी बताओ, अभी बताया मैंने। 3, 2, 1 सेकेंडरी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द टर्शरी सेक्टर। अभी मैंने समझा ही दिया है, उस हिसाब से देखो, उस लॉजिक से देखो। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बोथ नन। ट्रांसपोर्ट, एक सामान इधर से उधर पहुंचाना। कम्युनिकेशन, बातचीत करना। ये सब क्या टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है? क्या ये सब टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है? टर्शरी सेक्टर जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। अब सर्विस प्रोवाइड मान लो जैसे अमेजॉन कर रही है, वहाँ सर्विस प्रोवाइड करना मतलब सेल करना। अमेजॉन है, उसने सेल किया कुछ भी, तुमने अपनी बाबू के लिए मंगाया है कॉफ़ी मग, तो ये जो कॉफ़ी मग है इसका ट्रांसपोर्ट अमेजॉन कर रहा है। जब मंगवा रहे हो, कुछ कस्टमर में दिक्कत आ रहा है, कम्युनिकेशन अमेजॉन कर रहा है। ये सब कौन है? सेल्स और सर्विस का पार्ट किसका है? थर्ड, टर्शरी सेक्टर का। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आगे आओ, क्वेश्चन 4, सर्विस सेक्टर also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. State whether true or false. क्या मतलब है जी? ट्रू फॉल्स करना है किसमें? इस स्टेटमेंट पे। ये स्टेटमेंट पढ़ो पूरा यहाँ से यहाँ तक कि सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विस। एसेंशियल सर्विसेज इंक्लूड होती हैं इसमें, दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो डायरेक्टली गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प ना करे, ऐसी सर्विसेज क्या सर्विस सेक्टर में, यानी कि टर्शरी 3 डिग्री टर्शरी सेक्टर में होती है? ट्रू या फॉल्स? जैसे हमने पहले ऊपर देखा अभी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर सामान बन तो गया है, इसको बेचा जा रहा है, ट्रांसपोर्ट की जा रहा, कम्युनिकेशन। अब क्या ये चीज़ डायरेक्टली हेल्प कर रही है किसमें? प्रोडक्शन में? नहीं, ये तो सेल्स में हेल्प कर रही है। तो हाँ, टर्शरी सेक्टर में ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो डायरेक्टली हेल्प नहीं करती प्रोडक्शन में, बल्कि उसके कंप्लीट सेल में, उसके बिकने में, उसके फायदे में हेल्प करती है। तो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना। जो मैंने समझाया है कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्शरी क्या है। प्राइमरी क्या है मैंने बता दिया, ये होता है जो रॉ मटेरियल बन गया। सेकेंडरी क्या है? जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके एक प्रोडक्ट बना देगा। और ये क्या है? जो यहाँ पर क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्ट का प्रोसेस बनेगा, इस एरिया में बनेगा। यहाँ पर तो रॉ मटेरियल उग जाएगा, ये बन गया। यहाँ पर वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से कुछ एक चीज़ में बन जाएगा, और उस चीज़ की सेल करना, सर्विस देना, कस्टमर मैनेज करना, ये सब 3rd डिग्री टर्शियरी में आ जाता है। चलो देखो, शोज हाउ बिग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज। क्या दिखाता है कि कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है? कौन सा ऐसा टर्म है? जीएसडीपी, जीडीपी, पीपीपी, नन ऑफ द अबव। पीपीपी का मतलब क्या है यार? पापा की प्यारी परी। खैर, हमें फोकस करना है इस पे। जीएसडीपी या जीडीपी सबको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। जीडीपी दिखाता है कि कितनी इकोनॉमी बड़ी है कंट्री की, जीडीपी। आगे देखो 6, इन द पास्ट 100 years देयर हैज बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश इन डेवलप्ड कंट्रीज, दिस हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन टोटल प्रोडक्शन। लास्ट 100 years में डेवलप्ड कंट्रीज की बात हो रही है, हमारी नहीं, हम तो डेवलपिंग है। हम क्या है? इंडिया क्या है? डेवलपिंग। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या शिफ्ट देखा गया है, कहाँ से कहाँ? जैसे हमारी कंट्री में क्या शिफ्ट देखा गया है? प्राइमरी था, सेकेंडरी था, टर्शरी था। तो पहले अधिकतर लोग प्राइमरी में, इतने ज़्यादा लोग प्राइमरी में थे ऊपर तक, लेकिन ये नंबर कम हो गया और लोग कहाँ आ गए? सेकेंडरी में आ गए, टर्शरी में आ गए, अलग अलग में आ गए। अब डेवलप्ड कंट्रीज में क्या देखा गया है? शिफ्ट कहाँ से कहाँ देखा गया है? सेकेंडरी से टर्शरी, प्राइमरी से टर्शरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी, या फिर क्या? नन ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन होगा 6 का ए। हमारे लोग तो यहाँ पे थे, हम अंडर डेवलप्ड है, यहाँ से यहाँ पे आ गए अधिकतर और यहाँ पे आ गए। अब जो डेवलप्ड थे वो पहले से यहाँ थे, मैन्युफैक्चरिंग में अधिकतर लोग काम कर रहे थे। अब वो आ गए सेल्स और सर्विस वाले पार्ट पे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज यार, दुनिया के एक से बढ़ के एक स्टार्टअप, एक से बढ़ के एक एमएनसी कहाँ की है? डेवलप्ड कंट्रीज की है, जैसे यूएसए वगैरह। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन इंडिया डैश was the least producing sector in 2010-11। 2010-11 का तुम्हारा डाटा दिया होता है एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी बुक में। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में क्या था लीस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर? सबसे कम प्रोडक्शन कौन से सेक्टर में हुआ? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरी? बताओ।
बताया था अभी ऊपर ही समझाया कि लोग कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए, इधर से इन दोनों में आ गए। जब इन दोनों में आए तो यहाँ पर कम हो गया ना, तो बस इन इंडिया डैश वॉज द लीस्ट प्रोड्यूसिंग। लीस्ट प्रोड्यूसिंग कौन था फिर? 7 का ए, प्राइमरी सेक्टर। चलो नेक्स्ट, इन इंडिया विच सेक्टर ग्रीव द मैक्सिमम फ्रॉम 71 से 11, यानी कि 1971 से 2011, इतने सालों में, 40 साल के पीरियड में कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरी? ऊपर कुछ समझाया था मैंने, जल्दी बताओ कहाँ से कहाँ लोग जा रहे थे। इसी तरह यहाँ पर बताओ कहाँ से सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? कमेंट में लिखो, जल्दी कमेंट में जाओ, लिखो क्वेश्चन 8, मैं समझ जाऊँगा क्वेश्चन 8, और उसके बगल में लिखो ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन है, ए बी या सी? जल्दी जाकर कमेंट करो तुरंत यार, तुरंत कमेंट करो वीडियो पॉज करके। और अब सुनो आंसर, सबको पता है कहाँ पे ग्रोथ हुई है। टर्शरी में लोग अब जॉब्स करना चाह रहे हैं, सर्विस करना चाह रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में काम करना नहीं चाहता, कोई भी खेती बाड़ी करना नहीं चाहता। टर्शरी सेक्टर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 9th क्वेश्चन पर। पढ़ो जल्दी, खुद से पढ़ो यार, खुद से पढ़ो, बहुत इजी है। और खुद से पढ़ के क्या करना है, जो शीट बोली थी उसको मेंटेन करना है। क्वेश्चन नंबर लिखो, ऑप्शन जो मन में आ रहा है वो लिखो, फिर जो मैं बता रहा हूँ टिक क्रॉस करते जाओ, सही गलत। 1970 और 71 में विच सेक्टर प्रोड्यूस मैक्सिमम? 1970-71 की बात है, यानी कि आज से लगभग अगर 2022-2023 से देखें तो आज से लगभग 50 साल पहले कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता था? टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वार्टरी? जल्दी बताओ। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी? सबको पता है प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि अधिकतर लोग एग्रीकल्चर में थे, खेती बाड़ी में थे। यहाँ से बहुत अच्छा एक्सपोर्ट आज भी होता है कई चीज़ों का, जो कि रॉ मटेरियल है, जैसे कॉटन, वीट, पल्सेस। आ जाओ क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सच्चा है? क्या बात सच्ची है इसमें सर्विस सेक्टर के लिए देखा जाए तो? पहला, एज इनकम लेवल्स राइज सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म एंड शॉपिंग। कि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है, एक सेक्शन होता है सोसाइटी का जो कमा रहा होता है, वो डिमांड करने लगता है कई सारी सर्विसेज, ज़्यादा सर्विस चाहिए उसको, खाने के लिए, घूमने के लिए। जैसे घूमने के लिए चाहिए ट्रिप्स, खाने के लिए चाहिए जोमेटो वाले भैया जो तुमको घर तक खाना पहुंचा दे, तुम्हारे घर तक, घर बैठे बैठे खाना मिल जाए। जैसे इनकम बढ़ती है वैसे ख्वाहिशें बढ़ती हैं, जितनी चादर उतना पाओ, चादर स्ट्रेच्ड तो इच्छाएं स्ट्रेच्ड, है ना? ये तुमने सुना होगा मुहावरा, जिसने भी हिंदी पढ़ी होगी या जिसके घर में भी हिंदी साहित्य का थोड़ा सम्मान होता होगा। ऑप्शन बी क्या है? ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बीन इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। कि पिछले 10 साल में और पिछले 10-20 सालों में देखा गया कि कई नई सर्विसेज आई हैं। या ऑप्शन सी, 2010-11 में टर्शरी सेक्टर एज इमर्ज एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पे मार्क करना है कि क्या सही है। तो ये तो हमने देखा है कि हाँ 2011 में टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो सी भी सही है। बी, कई सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं ना, जैसे आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे अब लैंडलाइन से बातें नहीं हो रही हैं, पहले 20 साल पहले लैंडलाइन वाला फ़ोन होता था, तार वाला फ़ोन, वायर वाला, अब वायरलेस आ चुका है। और ए, इनकम लेवल जैसे बढ़ती है इच्छाएं भी बढ़ती है। पहले अगर तुम कॉफ़ी नुक्कड़ पर पीते थे, अपने घर पर पीते थे, जैसे जैसे माल रोकड़ा आता जाएगा जेब में, तुम्हारा मन करेगा कि तुम जाकर अपनी बाबू, अपनी स्वीट हार्ट के साथ बैठ के कॉफ़ी पियो स्टारबक्स में, कॉफ़ी डे में, ऐसी जगह पे, अमीर जगहों पे। तो इसलिए सारी चीज़ें सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। बस ये मत देखा करो कि ऑल ऑफ दी अबव, जहाँ पर तुरंत ही मार्क कर दो, तीनों रीड करा करो कभी कभी, ठीक है? तीनों रीड करो, कभी कभी तुम्हें ऐसा मिल जाएगा एक्सेप्शन जहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव नहीं सही होता है, कन्फ्यूजन के लिए होता है सिर्फ, इसलिए मैंने पूरा रीड किया और पूरा तुम्हें समझाया, एक्सप्लेन किया। दी डैश continues to be the largest employer in India. Wow, very 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 good question, amazing question है यार ये। देखो अभी तक हम जो भी समझ रहे थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, ये जो ऐसा ऐसा जंप हो रहा है, ये जंप किसका हो रहा है? ये जंप हो रहा है जीडीपी का, कि कौन ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है। प्राइमरी सेक्टर क्या पैसा बना के दे रहा है, सेकेंडरी क्या दे रहा है, और टर्शरी क्या बना के दे रहा है, जीडीपी का। तो हाँ टर्शरी ज़्यादा आगे आ गया है,
लेकिन सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर आज भी कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं आज भी? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, क्वार्टरनरी। टर्शरी में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तुम्हें क्या दिखता है अपने आसपास? पूरी कंट्री को देखो, तुम अपने सिर्फ आसपास के घर को या शहर को या मोहल्ले को नहीं, पूरी कंट्री को देखो। कितने सारे गांव हैं यार नॉर्थ इंडिया में, और वहाँ पे कितने लोग खेती कर रहे हैं, तभी आज हम खा पा रहे हैं, तभी इंडिया एक्सपोर्ट कर पा रहा है क्या चीज़? रॉ मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स, क्रॉप्स। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आज भी इंडिया में है प्राइमरी सेक्टर। आज भी सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन इंडिया ओवर अ स्पैन ऑफ 40 years वेज प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय मोर देन 14 times एम्प्लॉयमेंट सर्विस रोज अराउंड। क्या मतलब है? क्या मैंने पढ़ा? क्या मैंने बकबकाया? खुद से पढ़ लो थोड़ा सा, इन सेंटेंस को रीड करो और इसका मतलब बताओ मुझे ज़रा जल्दी से। अरे यार, इसका मतलब होगा कि पिछले 40 साल में प्रोडक्शन बढ़ा है टर्सरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर है टर्सरी सेक्टर में 14 times तक। एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ी सर्विस सेक्टर में, ये बताओ कि पहले कितने लोग काम करते थे और अब कितने लोग काम करते हैं, कितने टाइम्स, कितने गुना? 5 times, 20 times, 10 times, कितने टाइम्स? अप्रॉक्स आइडिया है यहाँ पर 5 times। क्यों 5 times? 10, 20 क्यों नहीं? क्योंकि पहले देखा हमने कि आज भी प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हैं टर्सरी सेकेंडरी के कंपैरिजन में। चलो भाई आगे आ जाओ, आगे आगे आगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं हम लोग सेकंड चैप्टर के, और सिर्फ 4 चैप्टर में करने हैं। बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है, दिल से लगे रहना है। 2 घंटे का सेशन हमें कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने हैं ऑलमोस्ट 100 MCQs। चलो, वर्कर्स इन डैश सेक्टर आर अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड नहीं, अंडर एम्प्लॉयड, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? IT, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, नन ऑफ द अबव। IT, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, नन ऑफ द अबव। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब पहले समझ लो क्या होता है। लोग हैं तो लोगों को लगता था कि काम कर रहे हो, लेकिन आप काम नहीं कर रहे होते। पढ़े थे ना एम्प्लॉयमेंट में, डिस्ग्रेस्ड एम्प्लॉयमेंट वगैरह, तो उसमें क्या समझाया गया था कि लोग कम एम्प्लॉयमेंट है, लोग ज़्यादा है बट एम्प्लॉयमेंट कम लोगों की है। कौन सा सेक्टर में ऐसा है? IT में तो यार भरे लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी भरे हुए हैं। तो 13th का ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर। क्यों एग्रीकल्चर? क्योंकि एग्रीकल्चर में तुमने देखा होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट होती जा रही है। अब आज भी लोग सबसे ज़्यादा वहाँ काम करते हैं, लेकिन अंडर एम्प्लॉयड सेक्टर है क्योंकि लोग वहाँ पे लगता है काम कर रहे हैं, एक पूरी फैमिली लेकिन मिलकर काम कर रही होती है। डिस्ग्रेस्ड एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ी थी, जहाँ पर लगता तो है कि हम काम कर रहे हैं, लोगों को लगता है एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन पूरी फैमिली काम कर रही होती है। लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जितने ज़रूरत हो उससे भी ज़्यादा। पूरी फैमिली एक ही पीस ऑफ लैंड पे, एक ही खेत पे लगी होती है। 14th पे आ जाओ। क्या है क्वेश्चन? मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर मेनली इन। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर मेनली इन। कहाँ पर काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में? प्राइमरी सेक्टर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना। देखो, फिशिंग, माइनिंग, एग्रीकल्चर। जल्दी बताओ कहाँ पर काम कर रहे हैं? ज़्यादा लोग तुम्हें मछुआरे दिख जाते हैं फिशिंग करते हुए, माइनिंग करते हुए, या फिर एग्रीकल्चर करते हुए, खेती बाड़ी करते हुए। बहुत इजी और सिंपल आंसर है इसका, सी, खेती बाड़ी करते हुए, एग्रीकल्चर करते हुए। एज पर the study by former planning commission, if tourism as a sector is improved every year, we can give additional employment to more than dash people. As per the same study by the former planning commission, if tourism as a sector is improved, अगर tourism as a sector improve करता है, बढ़ता है, तो every year we can give additional employment to more than, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हर साल मिल सकती है। ऑलमोस्ट कितने लोग को? क्या आइडिया था, क्या अप्रॉक्स फिगर लिखा हुआ था NCERT बुक में? अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो लिख सकते हो। और मैं तुम्हें बता दूं, जनरली ऐसे फिगर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैंने पहले भी बोल दिया कि जिसमें ये पूछा हो कितने लाख या कितने, ये चीज़ें नहीं आएंगी। ये चीज़ मैं तुम्हें कन्फर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अप्रॉक्स आइडिया है, इसका सही आंसर है 35 lakhs, डी, 35 लाख। तो अगर कोई भी नया मॉन्यूमेंट या नई प्लेस बन रही है जो घूमने लायक है, टूरिज्म के लायक है, तो वो यही सोचकर बनाई जाती है कि ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, ठीक है।
कोई भी नई चीज़ बनती है तो ये सोच के बनाई जाती है। कोई सिंपल सा एग्जांपल दूँ तुम्हें, एक अगर मॉल भी बनता है, छोटा सा मॉल, तो वहाँ पे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, तो एक मॉल में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो तुम खुद जानते हो। बाहर सैनिटाइज़र मारने वाले, जो लोग मुंह पे सैनिटाइज़र मारते हैं, आई मीन हाथ पे सैनिटाइज़र मारते हैं, उनसे लेकर अंदर जो शोरूम में, मॉल्स के अंदर जो अलग अलग ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं, उनके अंदर जो आपको डिस्प्ले कर रहा होता है सामान, उन तक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही होती है। वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है हर एक लेवल पे। आ जाओ 16th, द नेचुरल, रीडिंग पर ध्यान दो अक्षय, और तुम भी। द नेशनल है यार, देखो ध्यान से, द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज पास बाय द गवर्नमेंट इन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो और लिख लो कि NREG नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, कौन सी ईयर में? 5, 10, 4, 14, 2005, 2010, 2004, 2014। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास किया गया था, याद कर लो कैसे, ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 1, 2, 3, 4, 5, तो 2005 में, 2005 में। थोड़े बहुत ऐसी सस्ती टेक्निक्स लगाकर याद अगर कर सको तो कर लिया करो। अंडर नरेगा 2005 या मनरेगा 2005, MG नरेगा 2005 तुमने बुक में पढ़ा होगा, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन द नीड ऑफ वर्क आर गारंटीड डैश ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईयर बाय द गवर्नमेंट। कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट दी जाती है उन सबको जो काम करने के लिए रेडी हैं और काम करने के लिए सक्षम भी हैं, सक्षम यानी कि एबल हैं, उनको काम करने आता है। ऐसे लोगों को गारंटीड एम्प्लॉयमेंट कितने दिन तक दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से? 180, 50, 200, 180, 50, 200 या 100? बताओ, इसका सही आंसर है 100 डेज। नरेगा 2005 में 100 दिनों के लिए गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप काम करने को रेडी हैं और आप काम करने के लायक हैं। क्वेश्चन 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? सॉरी, क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? क्या स्टेटमेंट सही है, ट्रू है ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में? देखो पहले, सबसे पहले समझो, दो सेक्टर हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक है अनऑर्गेनाइज्ड। एक ओ है ऑर्गेनाइज्ड, एक UO है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जहाँ पे हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज रहता है, वर्किंग आवर्स, सैलरी और सब कुछ स्पेसिफाइड रहता है यार, स्पेसिफाइड रहता है कि एक एक चीज़ तुमको क्या मिलेगी, कितनी सैलरी, कितने घंटे काम करना है, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज रहता है, वर्किंग कंडीशन और यहाँ तक कि लीव्स की भी चांस होती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे अगर किसी फैक्ट्री पे काम करना है तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है तुमने पता ही होगा, देख सकते हो फैक्ट्री में काम करना और एक कंपनी में काम करने में डिफरेंस। अब इसमें से क्या ट्रू है ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, ये पढ़ो। वर्कर्स इन दी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी मिलती है, हाँ मिलती है, मजदूर को नहीं मिलती है। मजदूर को जब तक घर बनवाना है तब तक बनवाएंगे, फिर हटा देंगे। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर है, कोई कंपनी, वहाँ पर एक पैकेज लगेगा, 1 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा पूरा। बी, दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स। हाँ बिल्कुल, एक फिक्स्ड घंटे तक नौकरी करनी है, अपने घर तक वो लेके जाएगा नहीं बॉस। सी, इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। अगर ज़्यादा काम करेंगे तो ओवर टाइम का पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अगर 6 घंटे की नौकरी है तो तुमको 12 घंटे तक रात तक बैठा देगा। अगर बैठाएगा तो कट करके जो एक्स्ट्रा बचता है टाइम, वो एक्स्ट्रा टाइम का पैसा देगा। तो हाँ, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द। ये कई सारे छोटे छोटे स्कैटर्ड यूनिट्स होते हैं जिस पे किसका कंट्रोल नहीं होता है, एम्प्लॉय का तो कंट्रोल होगा ना, जो नौकरी देगा छोटे सेक्टर में। जो अगर मजदूरों को भी नौकरी मिलती है तो एक टर्म होता है ठेकेदार या फिर लैंड लॉर्ड, वो इन लोगों को काम देता है, तो उसका तो कंट्रोल रहेगा। गवर्नमेंट का कंट्रोल, प्राइवेट का या एम्प्लॉयर का?
एम्प्लॉयज़ का कंट्रोल तो ऑब्वियसली होता है इस पर भी, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की मर्जी होती काम करना है कि नहीं। किसका कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता इसको। एम्प्लॉयर का होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल जो इसको हैंडल कर रहा होता है उसका होता है, एम्प्लॉय का होता है, गवर्नमेंट का नहीं होता। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी क्यों सही है मैं तुम्हें बताऊं। क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किसी को अपना घर बनवाना है, अगर किसी को अपना अगर घर बनवाना है तो वो एम्प्लॉयर हो गया। अब वो किसी ठेकेदार से बोलेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल से, प्राइवेट इंडिविजुअल वो हो गया, एम्प्लॉयर हो गया जो वो उसको लेके आएगा ढूंढेगा मजदूर, जो ठेकेदार हो गया। सी जो बचता है गवर्नमेंट, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम घर बनवाना है, बिल्डिंग बनवाना है, जो बनवाना बनवाओ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या सही है? अभी तक हमने ऊपर देखा था ऑर्गेनाइज के लिए क्या सही है, अब अनऑर्गेनाइज के लिए क्या सही है, यानी कि जो छोटे मोटे काम होते हैं, मजदूरी एंड ऑल, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उनके लिए क्या सही है। देखो हम MCQs के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तुम्हारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी, तुमने ये चीज़ ध्यान दी। जैसे कि यहाँ पर ट्रू ढूंढा था, ऑर्गेनाइज में ऑल ऑफ द अबव, तो ये 3 पॉइंट मिल गए थे कि ऑर्गेनाइज के बारे में अगर पूछे तो 3 पॉइंट लिख सकते हो। यहाँ पर भी अगर ऑल ऑफ द अबव सही निकल जाता है तो ये 3 पॉइंट मिल जाएंगे किसके लिए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। पढ़ो क्या क्या पॉइंट है। दिस सेक्टर इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब। स्मॉल जॉब के अकॉर्डिंग उनको एम्प्लॉयमेंट बोलो या बोलो कि काम मिलता है। सही बात है यार। जैसे अगर कोई जूस बेचता है तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही तो है, अपने काम के अकॉर्डिंग वो पैसा कमाता है। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, सिक्योर नहीं है बिल्कुल भी। जूस कब तक बेचेगा? जब तक गर्मी है, उसके बाद उसको कॉफ़ी बेचनी पड़ेगी ठंडी में। सी, पीपल कैन आस्क टू लीव विथआउट एनी रीज़न, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मान लो तुमने ये एक घर या एक बिल्डिंग बनवा रहे हो, अब वहाँ पे तुमने 4 मजदूर बुलाए, 4 मजदूर काम कर रहे हैं, फिर एक आदमी है वो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है। तुम्हारा मन है कि मुझे कहीं और शिफ्ट होना है, या फिर कुछ भी रीज़न आ जाता है कि तुमको इस फ्लैट को नहीं आगे तक बनवाना है, नहीं कंप्लीट करना है, तो तुम उससे बोल दोगे कि तुम निकल जाओ, इलेक्ट्रीशियन से बोल दोगे कि मत बनाओ। ऐसा तो होगा नहीं कि इलेक्ट्रीशियन अगर घर में घुस गया है तो पूरी वायरिंग करके ही जाएगा, पूरा पैसा लेके। तुमने अगर आधे पे भी वायरिंग रुकवा दी तो उसको जाना पड़ेगा। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, तो ऑल ऑफ दी अबाउट डी। चलो 20 क्वेश्चन इसके भी कंप्लीट।
मनी एंड क्रेडिट पे। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये वाला क्वेश्चन कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स का मतलब क्या है। क्या बोल रहे हो भैया? अरे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब क्या है? तुमने पढ़ा था ना, पहले ये चीज़ होती थी जब पहले कैश या फिर मनी रोकड़ा नहीं बना था तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स देखा जाता था कि भाई तुम भी कुछ ले लो और हम भी कुछ ले लें, दोनों अपना अपना माल एक्सचेंज कर लें। सामान की बात हो रही है यार, तुम लोग हर समय कुछ और ही समझते रहते हो। सामान की बात हो रही है कि अगर कोई गेहूँ बेच रहा है तो वो गेहूँ दे देगा उसको, और अगर कोई बेच रहा है कुछ और प्रोडक्ट, जैसे कि अगर वो मोची है तो उस 100 ग्राम या 1 किलो गेहूँ के बदले वो उसकी चप्पल सिल देगा। ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स कि एक को कुछ चाहिए दूसरे को कुछ चाहिए, दोनों एक दूसरे की सर्विस ले लेंगे और पैसे वैसे का बीच में कोई लेन देन नहीं रहेगा। वॉट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली वॉट द अदर पर्सन विशेस टू बाय। कि जो एक आदमी जो वो बेचना चाह रहा है वही जो दूसरा आदमी वो खरीदना चाह रहा है। जैसे मान लो कि एक गेहूं बेचने वाला बैठा है, उसकी चप्पल फटी हुई है और एक आदमी आया वो मोची है, अब इसको चाहिए गेहूं तो इससे गेहूं ले लेगा, और इसकी चप्पल फटी थी और मोची ही आ गया, तो दोनों की नीड अगर सेटिस्फाई हो गई तो बस यही होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ये है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, वॉट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली वॉट द अदर पर्सन विशेस टू सेल। कि एक जो बेचना चाह रहा है वही दूसरा ही बेचना चाह रहा है, तो यहाँ पे कहाँ से दोनों में को पाएगा, कोऑर्डिनेशन गलत हो जाएगा। फिर वॉट अ पर्सन डिजायर टू बेच एग्जैक्टली वॉट द पर्सन डिजायर टू बाई। अब तुमको भी वही कार चाहिए उसको भी वही कार चाहिए, तो दोनों आपस में क्यों दोस्त रहोगे, दोनों आपस में तो कंपटीशन हो जाएगा, गलत। तो पहला ऑप्शन ए सही है, जो मैंने तुम्हें अभी समझा भी दिया। नेक्स्ट देखो क्या है कि इन अ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम होता है जहां पर गुड्स एक्सचेंज होते हैं। लिखा है ना, इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉट्स इज एन एसेंशियल फीचर। सेकंड, बार्टर सिस्टम का मैंने तो बताया होता है जहाँ पर गुड्स बेचाता है, कोई यूज़ ऑफ मनी नहीं होता, पैसा नहीं होता है, एक आदमी है दूसरा आदमी है, एक आदमी दूसरे को अपना सामान देगा और ये इसको अपना सामान देगा। तो यहाँ पर क्या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स चाहिए? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या था जब हमने पढ़ा कि जो एक को चाहिए वही दूसरा बेच रहा हो, तो हाँ ऐसा चाहिए, जो इसको चाहिए वही ये बेचे, जो इसको चाहिए वही ये दे रहा हो और जो इसको चाहिए वही ये दे रहा हो, तभी तो दोनों एक्सचेंज कर पाएंगे। तो हाँ ये इंपॉर्टेंट होता है, ट्रू। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या है? इन इंडिया डैश इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में कौन करेंसी नोट्स को इशू करता है, कौन करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग वगैरह करवाता है, इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ पे कौन करता है बताओ? नोट कभी देखी है? हाँ सर देखी है, आप जैसा गरीब नहीं हूँ। तो यहाँ पर गांधी जी बने होते हैं और नीचे कुछ लिखा रहता है साइंड बाय, और उसके नीचे कुछ लिखा रहता है कौन साइन करता है, कौन इशू करता है, क्या रहता है? इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये चीज़ें नहीं लिखी होती हैं। ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इसमें इन चारों स्टेटमेंट में क्या सही है बताओ, क्या ट्रू है, यही मार्क करना है। चारों स्टेटमेंट पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। चारों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। पहला, पहला पढ़ो मेरे साथ। एज पर इंडियन लॉ अपार्ट फ्रॉम आरबीआई नो अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। बोलते थे ना कि नोट छापने वाली मशीन हो तो मैं तो नोट छाप छाप के अमीर बन जाऊं, लेकिन ये लो यहाँ से तुम्हारा सपना टूट गया कि इंडिया में लॉ है कि आरबीआई के अलावा कोई और इंडिविजुअल हो, चाहे तुम अकेले, चाहे ऑर्गेनाइजेशन, चाहे अपनी एक गैंग बना लो, कोई भी अलाउड नहीं रहेगा करेंसी इशू करने के लिए। वो करेंसी नल वॉइड कर दी जाएगी, उसको माना ही नहीं जाएगा। बी, द लॉ लीगलाइजेस द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया। क्या मतलब? ऑप्शन बी का मतलब समझो कि द लॉ लीगलाइजेस द यूज ऑफ रुपीज एज एन मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। कि अगर आप इंडिया के अंदर कुछ भी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ सर्विस ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो लॉ ऐसा कहता है कि इंडियन रुपीस एक मीडियम ऑफ पेमेंट है और इसको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो वो जो 1 रुपये वाला सिक्का अंकल लोग लेने से मना कर रहे हैं या 10 रुपये वाला सिक्का, तो जरा उनको लॉ याद दिला देना। यार देखो यार, पेमेंट का मोड रहेगा इंडियन रुपीज़, कोई इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता इंडिया के अंदर।
तो हाँ ये भी सही है। कौन कौन सा ट्रू है यही मार्क करना है। सी देख लो, अब अगर सी सही हो गया तो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेनी रुपीज। हाँ, कोई इंडिविजुअल रिफ्यूज नहीं कर सकता है पेमेंट इन रुपीज। ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। चलो ये भी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट डैश ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। कि एक सर्टेन लिमिट ऑफ डिपॉजिट को कैश में रखती है बैंक। बैंक में जो पैसा रखते हो जमा करके, तो कुछ पैसे तो वो लगा देती है स्टॉक वगैरह में, कुछ पैसे ऐसे, लेकिन कुछ पैसे को वो कैश में ही रखती है अपने पास अवेलेबल। क्यों क्यों कैश में रखती है ये बताओ। ऑप्शंस पढ़ो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला कि क्यों कैश में रखती है और कितना % कैश में रखती है। क्यों कैश में रखती है ये तुम मुझे कमेंट करके बताओगे कमेंट में। और कितना %? 25, 20, 15, 5। जल्दी बताओ, एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है 25, 15 या 20 या 5। सबको याद है यार। 15% बैंक कितना रखता है? 15%। 15% कैश में रखता है, बाकी चाहे लिक्विड में या फिर गोल्ड में या फिर इधर उधर कहीं कर दे स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट, वो बैंक की मर्जी। चलो आगे बढ़ो। बैंक यूज द मेजर प्रोपोर्शन या पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू। कि बैंक के पास जो डिपॉजिट पैसा रहता है, नहीं बैंक के पास जो पैसा रहता है उसका सबसे ज़्यादा पोर्शन कहाँ पर यूज़ होता है? क्या करता है बैंक सबसे ज़्यादा पैसे का? लोन देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाता है, या फॉरेन बैंक में डालता है? इंडियन बैंक फॉरेन बैंक में डालता है, या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को सही करता है, या लोन 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 देता है? बताओ क्या करेगा बैंक सबसे ज़्यादा अपने पैसे का? ऑब्वियसली जिससे बैंक को प्रॉफिट हो। अब फॉरेन बैंक में डालने से बैंक को क्या प्रॉफिट है? कुछ भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी बिल्डिंग अच्छी बनाने में क्या प्रॉफिट है? हाँ, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। ज़्यादा प्रॉफिट बैंक को है कि लोन दे दे और उस लोन पे कुछ % क्या ले, इंटरेस्ट जिसको लोन दे रहा है उससे। ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, 6 का ए। और यही बैंक करता है अपने सबसे ज़्यादा पैसों के साथ। ट्रू फॉल्स आ गया। द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड वॉट इज पेड टू डिपोजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ बैंक्स इनकम। जो मैंने अभी तुम्हें समझाना वाला था। क्या समझाने वाला था आपको? कि द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर। बोरोवर क्या होता है? जो पैसे ले रहा है। अभी ऊपर समझाया ना कि लोन ले रहा है, तो ये हो गया बैंक। ये है आपका बैंक। अब इसने पैसे लिए हैं बैंक से, ठीक है। एंड वॉट इज पेड टू द डिपोजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ बैंक्स इनकम। और एक है तुम्हारे अमीर अंकल, इन्होंने पैसे बैंक में अपने जमा कर रखे हैं, एफडी करवा दी या फिर बैंक में रखा है। तो बैंक में रखने से, एफडी करवाने से क्या मिलता है? कुछ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लो 5% इंटरेस्ट मिलता है एफडी पे, मान लेते हैं हम इन अंकल को। और ये जो अंकल हैं इन्होंने बैंक से लोन ले लिया है, और इस लोन पे बैंक इनसे कह रहा है कि आपको 8% इंटरेस्ट जमा करना होगा। तो 8% जमा करेंगे और 5% बैंक को इसको देना है। तो बचा हुआ 3% किसके जेब में गया? बैंक के जेब में। यही होती है बैंक की मेन कमाई। क्या यही बैंक की मेन कमाई है? यही पूछा गया, ट्रू या फॉल्स। तो अभी तो बताया कि हाँ यही बैंक की मेन कमाई है। ऑप्शन ए ट्रू। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। लाइफ में भी और क्वेश्चन में भी क्या शीट मेंटेन कर रहे हो? जो शीट बोली थी कि 1 2 3 4 लिखो, जो ऑप्शन सही लिखता है वो लिखो और टिक क्रॉस करते जाओ। ये करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक नहीं किया है तो भी कर लो। अभी ऑलमोस्ट आधे MCQs बचे हैं, क्योंकि ये चैप्टर 3rd है। इसके बाद 4th चैप्टर आएगा। शीट बना लो प्लीज़ और टाइम मैनेजमेंट सीख जाओ। क्वेश्चन 8, इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर। सबसे ज़्यादा पैसा किसके लिए चाहिए होता है गांव में? लैंड खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, दवाइयाँ खरीदने के लिए, या क्रॉप प्रोडक्शन के लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, यानी कि खेती बाड़ी के लिए। रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा पैसा की डिमांड किस चीज़ के लिए होती है? लैंड, हाउस एक्सपेंसेस या क्रॉप प्रोडक्शन? जल्दी बताओ। रूरल एरिया में अभी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हमने पढ़ा कि खेती बाड़ी बहुत 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 ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर लैंड खरीदने के लिए नहीं, लोग तो वहाँ काम कर रहे हैं, लैंडलेस लोग भी काम कर रहे हैं। वहाँ पर खेती बाड़ी के लिए चाहिए पैसा, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए चाहिए पैसा। ऑप्शन डी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट? रीड इटसेल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलैटरल? कोलैटरल क्या होता है भाई ये बताओ पहले तो। कोलैटरल क्या होता है? जैसे मान लो ये बैंक है, कौन सा बैंक है बताओ? तुम्हारा कौन सा फेवरेट बैंक है? कमेंट में मुझे बताना प्लीज़ प्लीज़ यार, ये मुझे जानना है लिटरली
कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट बैंक है, कोई भी बैंक, HDFC, ICICI, एक्सिस, एनी बैंक, कोई भी बैंक तुम्हारा कौन सा फेवरेट है, कमेंट में बताओ मुझे। अब ये देखो कि ये बैंक है, ये बैंक बन गया। अब बैंक में तुम्हें जाना है लोन लेने, तुम गए हो लोन लेने, लेकिन वो कह रहे हैं कि लोन तो तुम्हें दे देंगे, लेकिन अगर लोन रीपे नहीं कर पाए, लोन जमा नहीं कर पाए टाइम पे, तो हम तुमसे क्या लें, क्या तुमसे लें उसके बदले, क्या तुम ऐसा रखते हो जिसको बोलते हैं ना गिरवी रख देना, कि बॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा लोग अपनी पायल गिरवी रख के खाने के लिए पैसा लाते हैं। तो बस यहाँ पर क्या गिरवी रखना है, क्या एग्जाम्पल है, लिव स्टॉक यानी कि गाय भैंस भेड़ बकरी ये सब, लैंड यानी कि ज़मीन, या डिपॉजिट विद बैंक। मान लो बैंक में किसने पहले से 2 लाख रुपए रख रखे हैं, तो इसी 2 लाख के बेसिस पे उसको लोन मिल जाएगा, कितने लाख का, 4 लाख का, नहीं जमा कर पाया तो ये 2 लाख भी जब्त हो जाएगा बैंक के पास वापसी। तो हाँ, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, ऑल ऑफ दी अबव, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द डिफरेंट, क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का अलग अलग कंपोनेंट क्या होता है, पैसा आपने जमा कर रखा है उसका अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग टर्म क्या है बताओ। बैंक है, हर बार एक ही डिज़ाइन का बैंक बन रहा है, इसमें आपने पैसा डाल दिया है, जिससे आप क्या चाहेंगे, इंटरेस्ट मिलता रहे। इसको आप क्या देंगे, अपनी डॉक्यूमेंटेशन देंगे, और एक चीज़ देंगे एज अ कोलेटरल, जो ऊपर समझाया गिरवी के लिए, चाहे वो गाय भैंस भेड़ बकरी खेत खलिहान जौन है आपके पास, ताउंदा गाँव वाली भाषा, जो भी है आपके पास वो दीजिए, जो भी है, लिव स्टॉक, लैंड यानी कि ज़मीन जो भी है वो दीजिए, डिपॉजिट विद द बैंक, कि जो पैसा है बैंक में आपका पहले से पड़ा हुआ वो भी गिरवी चला जाएगा। हाँ, ये सब चीज़ों के बेस में मिल जाता है कोलेटरल। तो ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, तो यही कंपोनेंट तो है, इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ क्वेश्चन 11, एक एक क्वेश्चन को हम यार अच्छे से समझ रहे हैं, प्लीज़ तुम भी ध्यान से फॉलो करो जो मैंने कहा था, वो शीट मेंटेन करो, उसमें लिखते रहो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत, और इन टाइम प्रैक्टिस करो, 1 2 3 4 सारे क्वेश्चन लिखो और टिक क्रॉस करते रहो। चलो आओ, सिर्फ 1 लिखना है, ऑप्शन लिखना है जो तुम्हें सही लग रहा है यार, बहुत कम ही काम दिया है, बहुत ईजी सा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, तुम्हें अगर जल्दीबाजी है तो तुम कोई भी ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ा सकते हो वीडियो, लेकिन अगर तुम्हें सच में समझना है कि हमें क्या समझा रहा हूँ, कि हमें क्या तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ इन क्वेश्चन से, क्या तुम्हें एक एक पॉइंट क्लियर कर पा रहा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है तो प्लीज़ ध्यान से एक एक पॉइंट पढ़ो, क्योंकि एक एक पॉइंट से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव पूल, मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेस फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज, कि एक कोऑपरेटिव पूल यानी कि एक कोऑपरेटिव कंपनी के जो कोऑपरेटिव यानी कि एक कंपनी हो गई, वो लोग अपना रिसोर्स पूल कर देते हैं, यानी कि अपना सब रिसोर्स डाल देते हैं फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज, कई एरियाज में कोऑपरेशन, सब लोग मिलकर काम करने के लिए जो भी अपने पास रहता है वो सारा कुछ रिसोर्स लगा देते हैं, पूल कर देते हैं, यानी कि लगा देते हैं। या बी, ऑप्शन बी क्या है, बिसाइड्स बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। क्या है, बिसाइड्स बैंक्स द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट, यानी कि आसानी से लोन मिल जाए गांव एरियाज में, वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कई लोग अपना संगठन ग्रुप बनाए रहते हैं, वो लोन दे देते हैं थोड़े से सस्ते क्रेडिट पे, थोड़ा सा कम पैसा चाहिए तो भी दे देते हैं, और उतना लफड़ा नहीं करते हैं जितना बैंक करता है। बैंक को क्या चाहिए, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है, डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल, बकरी भैंस अपनी रख पड़ जाती है। लेकिन अगर गाँव में थोड़े कम पैसे चाहिए, 4-5 हज़ार रुपये चाहिए, तो छोटी मोटी रकम मिल जाती है वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से। अब वो कोई बहुत अच्छे लोग नहीं है, वो भी अपना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बस ये है कि वो कोलैटरल नहीं मांगते हैं, इतनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं, ठीक है। अगला देखो, सी, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पॉसिबल सच एज फार्मर कोऑपरेटिव, वीवर कोऑपरेटिव एंड इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव। अब ये कोऑपरेटिव के बारे में और जान लो कि कई टाइप के कोऑपरेटिव होते हैं, जैसे कि फार्मर कोऑपरेटिव की फार्मर्स का ग्रुप बना है, अगर फार्मर्स कुछ काम रहेगा तो ये फार्मर्स कोऑपरेटिव से पैसा मांगेगा और ये कैश दे देगा। फिर वीवर्स कोऑपरेटिव यानी कि सिलाई बुनाई वाले होते हैं, और इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव जो काम कर रहे होते हैं उनका। तो ये तीनों पॉइंट एक बार देखो,
मेंबर्स अपना सोर्स लगा देते हैं, हाँ लगा देते हैं सब मिलके, सारे कोऑपरेटिव वर्कर अगर कुछ बड़ा करना है। फिर आसानी से लोन मिल जाता है गांव में इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से। हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी कई प्रकार की होती है जी हाँ, तो ऑल ऑफ द अबव स्टूडेंट्स आर करेक्ट। बी पे आ जाओ, बी पे क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं क्या है, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। क्या है इनफॉर्मल सेक्टर लोन देने का। अब इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि दो सेक्टर है, ठीक है, एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल में बैंक वगैरह आ गए, इनफॉर्मल में क्या है यही देखना है। क्या है एग्जाम्पल इनफॉर्मल का, मनी लेंडर, ट्रेडर, कोऑपरेटिव, ओनली ए एंड बी। मनी लेंडर, ट्रेडर या कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव जो होते हैं वो इनफॉर्मल, जो मैंने बताया ना, ये कोऑपरेटिव ये ज़्यादा फॉर्मेलिटी तो नहीं करते हैं लेकिन ये फॉर्मल ही माने जाते हैं, क्योंकि फार्मर्स का एक संगठन है तो वो तुमसे पूरा कागज़ पत्तर लेंगे तब तुम्हें पैसे देंगे, फॉर्मल काम होगा। इनफॉर्मल होता है कि तुम किसी से कहे पैसा ले लिए, अरे भैया तो होकर दे दे कुछ दिनों बाद। दैट इज़ व्हाट, यस आई विल गिव दैट लोन, यस आई विल रीपे दैट लोन आफ्टर अ फ्यू डेज। कि आप उसको बस एक गारंटी दे देते हो अपने मुंह से, जुबान से बोल के। मनी लेंडर हो सकता है और ट्रेडर हो सकता है, तो ओनली ए एंड बी। मनी लेंडर यानी कि जो पैसे देते हैं, ट्रेडर यानी कि बिजनेसमैन, किसी बड़े दुकानदार से जाकर मांग लिया, अगर उसे दया आ गई तो दे दिया आपको कि ले भैया ले जाओ, कुछ दिन बाद दे देना जरूर से। 13th, एज ऑफ 2012 यानी 2012, जब तुम्हारा एक क्रश हुआ करता था, किस क्लास में थे 2012 में? अरे यार बड़े छोटे थे 2012 में। उस टाइम पर सबसे बड़ा सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता था गांव वालों के लिए? द मेजर सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया वॉज। गांव के लोग कहाँ से क्रेडिट लेते थे? मनी लेंडर से, कमर्शियल बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, या रिलेटिव एंड फ्रेंड से। रिलेटिव एंड फ्रेंड ये ऑप्शन डाला ही क्यों है भाई? रिलेटिव एंड फ्रेंड तो कभी काम नहीं आते, जरूरत के टाइम पे सिर्फ ताना देते आते हैं, तो कट कर दो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कमर्शियल बैंक तक जा ही नहीं सकते गांव वाले बेचारे, क्योंकि वहाँ कोलैटरल जमा करो, डॉक्यूमेंटेशन दो, हर एक चीज़ तो बड़ा दिक्कत होती है। मनी लेंडर्स ऑप्शन ए, जो मैंने ऊपर ही मार्क कर पाया ना यहाँ पर, इनफॉर्मल, मनी लेंडर और ट्रेडर, क्योंकि ये इनफॉर्मल है, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करते हैं, ये पैसा तुम्हें दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, ये कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपना पैसा? क्योंकि इनके पास होता है जुगाड़ कि बेटा अगर तुम पैसा नहीं वापस कर पाए तो तुमसे निकलवा लेंगे, मार तोड़ के निकलवा लेंगे, ठीक है। इनफॉर्मल तरीका, जुगाड़ू तरीका का यूज़ करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लो फिर अपने ऑप्शन पे आओ। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द लेंडर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। क्या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो क्रेडिट एक्टिविटीज को देखे इनफॉर्मल सेक्टर में? यहां पे मार्क करना है क्या फॉल्स है। तुम्हें क्या लगता है ये सही है या फॉल्स है, कि क्या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रेडिट एक्टिविटीज को देखे इनफॉर्मल सेक्टर में? क्या गवर्नमेंट देखती है इन चीज़ों को कि इनफॉर्मल सेक्टर में कौन किसको पैसा दे रहा है, कौन किससे पैसा ले रहा है? तो यार गवर्नमेंट नहीं देखती है, और यही लिखा है देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन ए सही है, गलत नहीं है। यहां पर हमें गलत ढूंढना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी देखो, आरबीआई स्टॉप्स द मनी लेंडर्स फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट दियर मनी बैक। अभी मैंने ऊपर जो बताया ना यार, जो भी चीज़ बता रहा हूँ देखो सब कनेक्टेड है। मैंने तो ऊपर क्या बताया कि जुगाड़ का यूज़ करते हैं, तरोड़ मरोड़ के, तोड़ मोड़ के, मार तोड़ करके पैसा निकलवा लेते हैं। और आरबीआई ये चीज़ स्टॉप करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट हमारी मनी लेंडर को रोकती है कि अनफेयर मीन्स का यूज़ ना करे, लोगों को मार के जान से उनका पैसा न ले। या सी, कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज मच लेसर। ऑप्शन बी क्या है, सही है गलत? इसका इस पे तो टिक लगा दिया आपने। ऑप्शन बी बताइए, आरबीआई स्टॉप्स द मनी लेंडर फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स। क्या आरबीआई स्टॉप करती है? अबे यार ऊपर हमने क्या समझा, देखो ऊपर हमने ये समझा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, इनफॉर्मल का मतलब कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, मनी लेंडर इनफॉर्मल है। तो यहाँ पे लिखा है कि आरबीआई स्टॉप्स द मनी लेंडर, तो बिल्कुल गलत, कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सी,
कंपेयर टू फॉर्मल लेंडर्स मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर चार्ज मच लेसर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। मैंने ऊपर तुम्हें समझाया था कि ये लोग भी लोन पे इंटरेस्ट जो परसेंटेज होता है ये लोग भी चार्ज करते हैं, बस कोलैटरल नहीं मांगते हैं, इसकी वजह से यहाँ से ईजी है लेना। तो फॉर्मल लेंडर के कंपैरिजन में ऐसा नहीं है कि सारे बहुत कम चार्ज करें लोन्स पे, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। बी और सी फॉल्स, तो ओनली बी एंड सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ो जल्दी से। हाँ, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें कंफर्म क्या करना है, रुको कंफर्म कर दूं कि तुम कभी मत करना है कि अगर तुमने देखा डी में ऑप्शन ओनली बी एंड सी तो हाँ बी सी यही सही होगा, क्योंकि यूनिक सा दिख रहा है। नहीं, अगर इस क्वेश्चन को बस मैं इतना कर दूं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर या इज ट्रू, लिखा रहता है ना इज स्लैश आर ट्रू, तो सिर्फ यही ट्रू है, बाकी सब गलत है, बी सी डी। तो कंफ्यूज मत होना, पूरा ऑप्शन से रीड करना। नाउ क्वेश्चन 15 को भी थोड़ा सा ध्यान से देखो और पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ए, periodically banks do not submit information to RBI on how much are lending to whom at what interest etc. कि बैंक्स समय समय पर आरबीआई को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं कि वो किसको कितना पैसा दे रहे हैं, किससे कितना पैसा ले रहे हैं और किस इंटरेस्ट रेट पर। तो अगर तुमने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें मालूम होगा कि कोई भी छोटे मोटे बड़े बैंक हों सबको कनेक्टेड रहना पड़ता है आरबीआई से, सबको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट है। वो किसी आतंकवादी संस्था को या किसी उपद्रव करने वाली संस्था को, किसी भी ऐसी संस्था को, अनलॉफुल संस्था को लोन नहीं ले सकती या किसी भी अनलेजिटिमेट तरीके से पैसा का लेन देन नहीं कर सकती। और इसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन कि कितने इंटरेस्ट पे दे रही है, किससे ले रही है, किससे नहीं ले रही है, ये सब कुछ पीरियोडिकली बैंक को देना होता है। यहाँ पर ढूंढना है क्या ट्रू है, तो ये तो ट्रू नहीं है, ये गलत है। फिर अगला पढ़ो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। अरे भाई ऊपर ये तो देखा था कि आरबीआई का मनी लेंडर में इनफॉर्मल में कोई रोल नहीं है, और यहाँ लिखा है आरबीआई का फॉर्मल में कोई रोल नहीं है। तो भाई आरबीआई करेगी क्या? ड्रीम इलेवन पर टीम बनाएगी? नहीं मेरे दोस्त, आरबीआई सुपरवाइज करती है। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। हमें ट्रू ढूंढना है, ध्यान से देखो। सी, द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंसेस। कि आरबीआई बैंक्स को कहती है कि अपना कैश बैलेंस मेंटेन करते रहो। क्या आरबीआई ये कहती है? हमने तो ऊपर देखा आरबीआई क्या क्या कंट्रोल करती है, किससे पैसा ले रहे हो, किसको पैसा दे रहे हो और कितने इंटरेस्ट पे। ये नहीं कि तुमने बैंक का कैश मेंटेन किया है कि नहीं। रूल एक है कि 15% होना चाहिए, वो मॉनिटर नहीं करती आरबीआई, गलत। तो नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, क्या लिखा है? नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और जैसे ही तुम ऑप्शन डी को मार्क करते हो वैसे ही ये गलत हो जाता है, क्योंकि तुम फंस चुके हो यही ट्रैप में जो मैंने बताया ऊपर, कि सिर्फ बी और सी देखकर नहीं टिक कर देना है। अगर ट्रू पूछ लिया तो बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। और यहाँ पे ही पूछ लिया ट्रू और दे दिया नॉन ऑफ द अबव। ये क्या लिखा है? सी, 15% रूल जब है तो बैंक सब कुछ मॉनिटर करती है दोस्त। बैंक एक एक चीज़ देखती है कि सारे, जो आरबीआई है एक एक चीज़ देखती है कि सारे बैंक अपना कैश बैलेंस जो है 15% वो मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। आरबीआई मॉनिटर 15 का सी। जो लोग कंफ्यूज हो गए उन्हें प्लीज क्लियर कर दूं दोबारा से कि 15 का ऑप्शन सी होगा सही, क्योंकि आरबीआई एक एक चीज मॉनिटर करती है प्राइवेट बैंक्स की भी, किसको दे रही, किसको ले रही, कितने परसेंट पे, और क्या वो कैश परसेंट जो है 15% कैश बैलेंस मेंटेन कर रही है या नहीं। और यही देखना था। सी इज करेक्ट। नन ऑफ द अबव ऐसा नहीं है, क्योंकि सी करेक्ट मिल चुका है। आ जाओ अगले पे। ऐसी कंफ्यूजन मुझे भी हो जाती है और तुम्हें भी हो सकती है, तो प्लीज मेरी तरह मत बनो, थोड़ी प्रैक्टिस करो और अटेंटिव बनो यार, ध्यान से। इसीलिए मैंने ये गलत किया क्वेश्चन 15 वाला, तुम्हें समझाने के लिए कि कैसे फंस जाते हैं लोग। 16 पे आ जाओ तुरंत ही। 15 से 16 पे। डैश ऑफ द लोन्स टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। क्या लिख रखा है? डैश ऑफ द लोन्स टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। 80%, 60%, 65, 50। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कितना परसेंट लोन पुअर हाउस होल्ड, गरीब हाउस होल्ड अर्बन एरियाज में इनफॉर्मल सोर्स से लेते हैं। अभी तक तो हम गांव की बात कर रहे थे कि गांव वाले जाते हैं इनफॉर्मल सोर्स से लेते हैं,
अब शहर की बात कर रहे हैं, क्या ये इनफॉर्मल सोर्स से कितना परसेंट लोन लेते हैं? 50, 65, 70, 85। तो 16 का ऑप्शन ए 85%। तो देख रहे हो कि शहरों में भी, सिर्फ गांव का हाल नहीं है, शहरों में भी जो पुअर हाउस होल्ड है, गरीब है, उसके पास कुछ है ही नहीं कोलैटरल दिखाने को, ना ज़मीन है, ना घर है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है बैंक में जो वो कोलैटरल के तरीके दिखाए बैंक को, तो उसको लोन लेना पड़ता है इनफॉर्मल सोर्स से। 85% लोग को ऐसा मजबूरन करना पड़ता है। 17 डैश ऑफ द लोन्स टेकन बाय रिच हाउस होल्ड्स इन अर्बन एरियाज आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। कितने परसेंट लोन? अभी तो हमने देख लिया कि कितने, 85% क्या है इनफॉर्मल। तो अब जो अमीर लोग हैं वो अर्बन एरियाज में, वो कितना फॉर्मल सोर्स से लेते हैं? 20, 10, 15, 90। तो अब ज़्यादा ही लेंगे ना, ये क्यों लेंगे? 90% फॉर्मल सोर्सेस लेते हैं अमीर लोग, क्योंकि अमीर लोग को बैंक से लोन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होती यार। उनके पास बहुत कुछ है दिखाने को, बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि उसी बैंक में उनका इन्वेस्टमेंट होगा। 50 लाख की तो एफडी पड़ी होगी, दिखा देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं बैंक को ऐसे लोग को लोन देने में, क्योंकि वो जानती है कि ये सक्षम है लोन रीपे करने में, लोन हमें दोबारा से लोन का इंटरेस्ट के साथ पेमेंट लौटाने में। आ जाओ क्वेश्चन 18 पे। डैश ऑफ द लोन्स टेकन बाय वेल ऑफ हाउस होल्ड्स इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। कि कितने प्रतिशत भारतीय कितने प्रतिशत लोन, कितना परसेंट लोन बहुत अच्छे घर से लिया जाता है अर्बन एरियाज से फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। वेल ऑफ हाउस होल्ड यानी कि ठीक ठाक घरों से कितना परसेंट लोन लिया जाता है अर्बन एरियाज में फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज? 54, 64, 72, 90। 18 का बताओ। 54, 64, 72, 90। 18 का ऑप्शन करेक्ट है। अगर फिगर में क्वेश्चन तुम्हें याद है तो वो है 72%। कि 72%, यहाँ पे लिख दो, 72% लोन अच्छे खासे घराने से लोग लेते हैं अर्बन एरिया में फॉर्मल सोर्सेज से। 19 पे आ जाओ। ऑफ द लोन्स टेकन बाय हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स इन दी अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। कि कितने परसेंट लोन घरों में लेते हैं लोग विथ फ्यू एसेट्स, टेकन बाय हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स इन दी अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। जिनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है तो उनको इनफॉर्मल सोर्सेज से लेना पड़ता है। अब वो कितने परसेंट लोग हैं? 72, 28, 53, 47। इसका ऑप्शन करेक्ट है 53% लोग। ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन जो तुम्हें याद नहीं है तो उससे डरो मत, उतने क्वेश्चन आएंगे भी नहीं ऐसे फिगर वाले। क्वेश्चन 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूरे चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड लीड टू अ डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब क्या होता है? कि लोन लेते जाओ, एक इंसान है अपने सर पे, एक लोन, 2 लोन, 3 लोन, 4 लोन, इतना लोन ले लिया कि वो इंसान ही दब गया है, यानी कि इस ट्रैप में फंस गया है लोन जमा करने के, लेने के, और लोन जमा बेचारा नहीं कर पा रहा है। तो इसमें से क्या रीज़न हो सकता है उस डेट ट्रैप में फंसने का? पढ़ो। पहला, द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रीपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोअर। पहला क्या है? द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग, बोरोइंग का यानी कि लोन लेने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रीपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोअर। जो आदमी लोन ले रहा है वो अमाउंट जो लोन ले रहा है उसको वापस लौटाना है, वो बहुत ज़्यादा हो सकती है उसके इनकम से। मान लो ये जो आदमी है, ये आदमी सिर्फ और सिर्फ इसकी इनकम है 100 रुपीज़ और ये लोन ले लेता है हर बार 1000 रुपये का, तो वापस करना बहुत मुश्किल होगा यार। इसी तरह ऑप्शन बी क्या लिखा है? हाइयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ बोरोवर्स इज यूज टू रीपे लोन। अब अगर 1000 रुपये का लोन ही ले लेगा और 100 रुपये कमा रहा है महीने का, तो महीने का 100 10 महीने तक क्या कि बिना कुछ खाए पिए 100 कंट्रीब्यूट करेगा कि 1000 रुपये हो जाए तो मैं 10 महीने बाद या 2 महीने एक्स्ट्रा भी ले लूँ तो 1 साल बाद जमा कर पाऊँ। वही लिखा है कि ज़्यादा कॉस्ट रहेगी बोरोइंग की, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग। 100 रुपीज़ का ज़्यादा पार्ट 80 90 हर महीने निकालना पड़ जाएगा, तब जाके लोन पूरा हो पाएगा 1 साल के अंदर। और सी, द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग कैन मीन द अमाउंट टू बी रीपेड इज लेसर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। ये तो उल्टा लिखा हुआ है कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, इसके वजह से अमाउंट कम देना पड़ रहा है।
इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा। अगर 100 रुपये बैंक 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है तो आपको 110 रुपये देना पड़ेगा, तो ये कम कहाँ से होगा, तो ज़्यादा होगा। ये पॉइंट गलत है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू। बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20, चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक फिर से देखना है। तुम्हें क्या करना है, फिर से मेंटेन करनी है एक शीट। अगर अभी तक 3 चैप्टर मेंटेन कर लिए हैं तो बस 1 2 3 4 20 तक डालो इस चैप्टर का भी, ABCD करो और टिक क्रॉस करते रहो कि कितने सही हो रहे हैं कितने गलत, पर्टिकुलर इस टाइम में जो टाइम तुम्हें दिया जा रहा है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। क्या मतलब है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, यानी कि ऐसा क्या कोलैब है बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट या वर्ल्ड ट्रेड। पहले तो क्वेश्चन समझ लो। पूछा गया है कि ऐसा क्या इंटीग्रेशन है, ऐसा क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। इंटीग्रेशन को रिलेशन समझ लो। कंट्रीज के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। फॉरेन में पैसा जाता है, फॉरेन से पैसा आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये सबके बीच रिलेशन क्या है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का, क्या रिलेशन है बताओ। किस रिलेशन से सब हो पा रहा है पॉसिबल। इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल, देखो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तो आ ही गया दोनों, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये दोनों कट हो गया। बचता है ग्लोबलाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड की वजह से ये सब हो पा रहा है इतने अच्छे से, या ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पा रहा है। यार MNCs वो होती हैं जो एक कंपनी होती है जिसका सेटलमेंट अलग अलग कंट्रीज में होता है, 1 2 3। जैसे मान लो एक जगह पर हो रहा है प्रोडक्शन, एक जगह पे हो रहा है उसका क्या बोलते हैं, उसकी हायरिंग, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ से, और एक जगह पे हो रहा है उसकी सेल्स। ठीक है, तो ये 3 जगह पे अलग अलग हो गया, 3-4 जगह पे अलग अलग कंट्रीज होती है MNCs, इसलिए बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, कि अलग अलग नेशन अलग अलग कंट्रीज में है। और ये इंटीग्रेशन कब पॉसिबल हो पाया कंट्रीज के बीच, कि सब लोग दूसरी कंपनीज को भी सेटल रहने दे रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के बाद। ऑप्शन बी। वर्ल्ड ट्रेड तो पहले भी था, बट सारी डोमिनेटिंग कंट्रीज ही आगे रहती थी और जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो पीछे रहती थी। बट ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि जो अंडर डेवलप्ड गरीब देश है वहाँ से मिल जाती है वर्कफोर्स, लेबर, तो इसलिए MNCs काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर पाती हैं हर कंट्री में, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या अंडर डेवलप्ड हो। चलो क्वेश्चन 2 पे आओ। हैव बीन अ मेजर फोर्स इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कनेक्टिंग डिस्टेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। किसका सबसे बड़ा रोल रहा है, किसका सबसे बड़ा रोल रहा है ग्लोबलाइजेशन करवाने में, पूरे वर्ल्ड की ग्लोबलाइजेशन करवाने में। ट्रेडर्स का, इंटरनेशनल कंपनीज का, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का या बिजनेस का। अभी ऊपर ही बताया कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं MNC, एक कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, एक कंट्री से लेबर उठाए जा रहे हैं और एक कंट्री में सेल हो रहा है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में काम होता है। तो इसलिए पूरे के पूरे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को कौन आसान कर रहा है, कौन कनेक्ट करवा रहा है, MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। वो शीट मेंटेन करते रहना, उसमें लिखते रहना प्लीज़, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्पफुल है। जिसने भी मेंटेन की है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने वो शीट मेंटेन की, और कितने टोटल क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी बताना। व्हाट आर द की आइडियाज बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। क्या की आइडियाज़ हैं समझने के लिए ग्लोबलाइजेशन को और उसके इम्पैक्ट को। ऑप्शन देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, या फिर D, A एंड C। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लोबलाइजेशन को प्रोसेस समझने के लिए और उसके इम्पैक्ट को समझने के लिए क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन 3 में से। प्रोडक्शन, ग्रॉस प्रॉफिट कि कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है, या मार्केट। तो यार सिर्फ प्रॉफिट को हम नहीं देखते हैं, हम प्रोडक्शन को देख रहे होते हैं और मार्केट को देख रहे होते हैं कि कैसे अलग अलग जगह की मार्केट लिंक्ड है, कहाँ की मार्केट को क्या चीज़ चाहिए, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते हम, ग्रॉस प्रॉफिट। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी ग्लोबलाइजेशन और उसके इम्पैक्ट को समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कहीं पर ईजिली हो जाता है जहाँ पर कम लेबर मिल जाते हैं सस्ते में, या जहाँ पर MNC की लोकेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। यार MNC की लोकेशन याद करो कि MNC अगर कहीं पे सेटअप होने कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री, उसके लिए सूटेबल लोकेशन क्या चाहिए, जहाँ पे लेबर सस्ते में मिल जाए, पानी मिल जाए, ट्रांसपोर्ट मिल जाए, कम्युनिकेशन मिल जाए। तो ये प्रोडक्शन वाली चीज़ ध्यान देनी होती है। और मार्केट, ये देखना है कि प्रॉक्सिमिटी कितनी मार्केट की। यहाँ इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो साउथ की किसी इंडस्ट्री में इंडिया के, और ले जा रहे हैं इंडिया के नॉर्थ पार्ट में बेचने,
तो ये प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा ना, इतना ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा ट्रांसपोर्ट का ही। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है ग्लोबलाइजेशन और इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए। ऑप्शन ए एंड सी। अब इसका इम्पैक्ट भी तभी ज़्यादा पड़ पाएगा ग्लोबलाइजेशन का जब ये सब चीज़ें सस्ते में हो जाए, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, हर एक चीज़। आगे आ जाओ। विच फैक्टर्स हैज़ ग्लोबलाइजेशन बीन फैसिलिटेटेड बाय। ग्लोबलाइजेशन किन फैक्टर्स की वजह से इजीली हो पाया है? अभी ऊपर बताया मैंने ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सस्ता लेबर एंड ऑल। तो वहाँ पर देखो ये चारों में से क्या चीज़ चाहिए? रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, इनको लिबरलाइज कर देना, यानी कि अलाउ कर देना कि हर कंपनी इधर आ सकती है और हम हर कंपनी में जा सकते हैं। हर नेशन लिबरलाइजेशन कर दे तो बहुत ईजी हो जाएगा, कोई ट्रेड बैरियर नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही पॉइंट है। सी, प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 4 का सी, प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अगर प्रेशर रहता है कि हाँ हमें एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट का ट्रेड करना है, हमें इस कंट्री के साथ, इस कंट्री के साथ ये कंपनी यहाँ पे इंस्टॉल करनी है एंड ऑल, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी ग्लोबलाइजेशन पर ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जब ऊपर से प्रेशर आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रेशर आता है कि हमें हर एक चीज़ पर ध्यान देना है, हमें लिबरलाइजेशन पर ध्यान देना है, कंट्रीज अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए ग्लोबलाइजेशन करना पड़ता है, इकोनॉमिक एक्सचेंज करना पड़ता है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 5, व्हाट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन? बताओ। कैसा फुद्दू क्वेश्चन है यार। यही तो मैं तुम्हें कब से बता रहा हूँ, जब से चैप्टर स्टार्ट किया हमने, कि एमएनसी होती क्या है? ऐसी कंपनी जो अलग अलग कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन वगैरह कंट्रोल करती हैं। पढ़ लो ऑप्शन। अ कॉर्पोरेशन दैट डस इंटरनेशनल ट्रेड, मैन्युफैक्चर्स गुड फ्रॉम अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज के लिए गुड्स बनाती है या फिर इंटरनेशनल ट्रेड करती है। ऐसी अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, कि एक ऐसी कंपनी जो ओन करती हो या कंट्रोल करती हो प्रोडक्शन एक से ज़्यादा देश में, नन ऑफ द अबव। तो एक से ज़्यादा देश वाला फैक्टर होना जरूरी है, इसलिए वो एमएनसी कहलाती है मल्टीनेशनल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो ध्यान से। MNC set up offices and factories for production in the regions where they can get। बार बार ये मैं तुम्हें ऊपर ही बोल चुका हूँ कि कहाँ पर प्रोडक्शन इन रीजन, कहाँ पर फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज कहाँ पर खोली जाती है? जहाँ पर क्या मिल जाए? सस्ता लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, गुड मार्केट फॉर प्रॉफिट, दे कैन मेक ग्रेट सेल या मोर इंडस्ट्री। सुनो ध्यान से। जैसे एक कंपनी है, ये है MNC, ठीक है, ये इस्टेब्लिश्ड है MNC। अब ये MNC चाहेगी कि प्रोडक्शन कहाँ पे हो? ये पार्ट पी, प्रोडक्शन कहाँ पे हो? जहाँ पर सस्ता लेबर मिल जाए और सब कुछ मिल जाए। जैसे मान लो इसकी कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, तो ऐसी कोई कंट्री हो जैसे इंडिया, जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो, जहाँ पे कॉटन वॉटन मिल जाए और जहाँ पर सस्ते में लेबर मिल जाए जो उसका काम कर दे। दूसरा, यहाँ से मिल गए लेबर आपके और यहीं पर इसने कर दिया सेटअप प्रोडक्शन। क्यों सेटअप प्रोडक्शन कर दिया? क्योंकि यहाँ पर मिल सकता है सब कुछ। अब अगर ये कंपनी फॉरेन की है, काफ़ी अच्छे फ़ायदे में, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो इसको सेल करना पड़ेगा रिच कंट्रीज़ में, अर्बनाइज कंट्रीज़ में, जैसे US, कनाडा। यहाँ पर ये हो गया सेलिंग, सर्विस वाला चीज़, सर्विस वाली प्लेस। तो सर्विस प्लेस हो रहेगी जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो प्रोडक्शन कहीं और, सर्विस कहीं और, ये है MNC का तरीका। अब पूछा गया है कि प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? चीप लेबर एंड रिसोर्स, गुड मार्केट, गुड मार्केट फॉर प्रॉफिट। गुड मार्केट की तो जरूरत ही नहीं है ना, प्रोडक्शन पूछा गया है। सेल से पूछा जाएगा तब एक अच्छी मार्केट वाला देश है जहाँ पे अच्छी मार्केट हो, जहाँ पे अच्छा सेल हो। तो ये कट। ग्रेट सेल वहाँ चाहिए जहाँ सेल करना है, यहाँ पर हमें प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन के लिए मोर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री तो खुद ही से सेटअप करनी होती है ना, तो कट गया। चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, सस्ता लेबर मिल जाए और अदर रिसोर्सेज जैसे कि वहाँ पे प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो, वहाँ पर पानी अवेलेबल हो, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें मैटर करती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पे आते हैं। MNCs जनरली मैन्युफैक्चर गुड्स एंड मार्केट देम। MNCs जनरली मैन्युफैक्चर बनाती है गुड्स और मार्केट करती है फ्रॉम वन लोकेशन इन अ सिंगल कंट्री। सिंगल कंट्री नहीं होगा, बताया था डिफरेंट कंट्री होगी। फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन इन अ सिंगल कंट्री नहीं, फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। सी। देख लो यहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबव था, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज होनी चाहिए अगर वो MNC कहलाना चाहती है। MNC का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, ये नहीं कि दिल्ली से खरीद के इलाहाबाद में बेच दिया तो वो MNC बन गई, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन 8,
द मनी दैट इज spent to buy assets such as land, building, machines, and other equipments by MNCs is called. The money that is spent to buy assets such as land, building, machines, and other equipments by MNCs is called. वो पैसा जिससे MNCs क्या खरीदती हैं, इक्विपमेंट्स खरीदती हैं, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, ये सब चीज़ खरीदती हैं, वो पैसा क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं यार? कोई भी कंपनी जिससे ये सब काम करती है उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बोलेंगे अगर वो एक नॉर्मल कंपनी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं MNCs की, तो वो कहलाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एडवांटेजेस डू लोकल कंपनीज हैव बाय सेटिंग अप जॉइंट प्रोडक्शन विद MNCs? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है कि MNCs अगर लोकल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर लेती हैं तो उनको क्या फ़ायदा मिलता है, बताओ। जैसे मान लो अगर कोई कंपनी है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई भी कंपनी है, मान लो ईयरफोन्स की कोई कंपनी है, और वो आती है, देखती है इंडिया में सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है, तो वो देखती है लोकल कंपनी में, देख लेते हैं लोकल कंपनी मतलब ये नहीं कि लोकल कंपनी सस्ता वाला, ये नहीं, वो देखती है कि कौन सा ब्रांड अच्छा है। अगर वो देख रही है बोट या फिर यूबॉन, मान लो यूबॉन या फिर बोट, ये जैसी कंपनीज जो है ना जिनका मार्केट अच्छा है यहाँ पे, तो ये कंपनीज देखती हैं कि यार एक बड़ी कंपनी है, ये इनके साथ कोलैब कर लेते हैं, इनके साथ मिल के काम करते हैं। क्यों मिल के काम करते हैं? इससे क्या होगा, जब मिल के काम करेंगे तो पहले से ही इनका तो एक बेस था जो इस कंपनी को खरीद रहे थे, जब इनका कोलैब हो गया इससे बड़ी कंपनी से, कोई भी कंपनी ईयरफोन की, तो लोगों ने देखा कि अरे वाह, फॉरेन कंपनी इनका कोलैब हो गया है, तो इनके जो कस्टमर थे ये तो पहले से इनके पास एक कस्टमर मेंटेन्ड है इस कंट्री में, तो जो नई कंट्री आई उसको आते ही कस्टमर मिल गए, उनको अपना कस्टमर बेस बनाना नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या क्या इससे फ़ायदा है। 9 का, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा रिसोर्सेज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर बेटर प्रोडक्शन या फॉरेन एक्सचेंज। तो ये तो इस कंपनी का फ़ायदा हो गया, किसका? MNC का, कि एक कस्टमर बेस मिल गया। इसका क्या फ़ायदा हो रहा है? इसका फ़ायदा होगा कि फॉरेन से कंपनी आ रही है तो एक नाम भी होगा कि फॉरेन कंपनी का कोलैब हो रहा है, और सिर्फ नाम नहीं, नाम तो इनका पर्सनल होगा। इनके कस्टमर के लिए क्या होगा, एक नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो भी अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए वो मिल जाएगी। देख लो यहाँ से इन 4 में से क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कि एक लोकल कंपनी को मिलेगा, बताओ। इस लोकल कंपनी को क्या ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा? ज़्यादा प्रॉफिट क्यों मिलेगा? जब कोलैब कर रहे हैं तो प्रॉफिट साथ में ही मिलेगा, शेयर होगा। मोर रिसोर्सेज नहीं। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन के पैसे मिल जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज नहीं, क्योंकि वो MNCs तो इंडिया में ही सेटअप होने आ रही ना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर बेटर प्रोडक्शन, ऑप्शन सी। बहुत ही लॉजिकल आंसर तुम्हें देना होता है, थोड़ा सा सोच समझ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द मोस्ट कॉमन रूट फॉर MNC इन्वेस्टमेंट इज टू बाई अप। द मोस्ट कॉमन रूट यानी कि सबसे ज़्यादा कॉमन रूट, सबसे ज़्यादा इन जनरल रूट क्या फॉलो होता है? टू बाई अप, क्या खरीद लेती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज? टू बाई अप लोकल रिसोर्सेज, लोकल टेक्नोलॉजी। जब MNC है, ऊपर बता ही दिया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खुद उनके पास होती है, तो लोकल टेक्नोलॉजी क्यों खरीदेगी? एक्सेस लैंड फॉर फैक्ट्रीज, क्या ये या लोकल कंपनीज? ये सबसे ज़्यादा फायदा का है। मोस्ट कॉमन रूट, सबसे अधिकतर क्या करती है MNCs मोस्टली यही करती हैं जो मैंने तुमको ऊपर समझाया था ना, कि जैसे मान लो ये एक कंपनी है, वो क्या करती है, ये आएगी और देखिए कि छोटी छोटी कोई कंपनी है तो इसको खरीद लेगी। इसको खरीदने से क्या होता है कि इसके पास जो कस्टमर है, मान लो इसके 100 लोग लॉयल कस्टमर थे, 100 लोग इसको खरीद रहे थे, तो वो 100 लोग अब इधर आ जाएंगे कि अरे अब ये जो मेरी फेवरेट कंपनी थी इसके साथ मिलकर बना रही, चलो अब यही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो ये 100 लोग इधर आ गए। तो लोकल कंपनीज को अगर खरीद ले तो सबसे अच्छा होता है और सबसे ईजी होता है MNCs के लिए कि लोकल कंपनी खरीद लो तो बेस लाइन कस्टमर बन गए। अगर वरना जीरो से स्टार्ट करोगे, एक नई कंपनी दिमाग में आएगी तो 100 तक जाने में काफ़ी समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा 100 तक ग्रो करने में, कोई भी नई कंपनी हो। और अगर आप कोलैब करके काम करोगे तो ईजी काम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। कमेंट में जाओ, लिखो क्वेश्चन 11 ABCD, क्या ऑप्शन सही है, तुरंत बताओगे कमेंट में मुझे। इन विच अदर वे डू दी MNCs कंट्रोल प्रोडक्शन? इन विच अदर वे डू दी MNCs कंट्रोल प्रोडक्शन? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस
और कौन से तरीके से प्रोडक्शन कंट्रोल करती है? ऑप्शन पढ़ो। बाय लैंड ऑफ द लोकल कंट्री, सेंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम पेरेंट कंट्री, या जो पेरेंट कंट्री यानी कि एमएनसी की जो ओरिजिन वाली कंट्री, पेरेंट कंट्री, वहां से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे दो, या प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर विच देन सेल दीज अंडर दियर ओन ब्रांड नेम। मतलब समझे कि कोई फॉरेन कंपनी आई, प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, याद रखना प्रोडक्शन की, तो कोई फॉरेन कंपनी आई और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को अपना ऑर्डर दे दी और फिर अपने ब्रांड के नेम से बेच रही है। जैसे मान लो पैन अमेरिका, ये शर्ट्स पहनी होगी तुमने, कोई भी फॉरेन कंपनी उठा लो, कपड़े की बहुत अच्छी कंपनी लुइस विटॉन एंड ऑल, अब ये कंपनीज आई इंडिया में, उन्होंने लोकल लोग जो पहले से कपड़ा बना रहे थे उन्हीं को अपने डिज़ाइन और अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से बता दिया कैसे बनाना है, स्मॉल प्रोड्यूसर को ऑर्डर दे दिया और अब वो स्मॉल प्रोड्यूसर पे अपना ब्रांड लेबल लगाकर अपने नाम से बेच रही हैं हाई प्राइस पे। ये एक तरीका अच्छा होता है। और बाकी तरीका क्या था? लैंड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, या सेंड द ब्रांड नेम टू द कंपनी देन बाय, सेंड द ब्रांड नेम टू कंपनी देन टू सेंड द ब्रांड ऑफ कंपनी दे बाई, यानी कि जो भी कंपनी खरीदते हैं उसको अपना ब्रांड नेम अटैच कर देते हैं। इन विच अदर वे पूछा गया है कि एमएनसी कंट्रोल प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, ये तो सेल्स वगैरह की बात हो गई बेचने की, प्रोडक्शन की बात यहीं पर हुई है कि स्मॉल प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करवाओ। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, जो हिस्ट्री में भी तुमने पढ़ा था फोर्ड के बारे में, सबसे पहली फोर्ड कौन सी थी, सबसे पहली कार कौन सी थी, हिस्ट्री तुमने पढ़ा था ना मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में, कौन सी वो कार थी जो सबसे पहले बनी थी, कौन से मॉडल पर? अरे यार, जिसमें एक एक लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं अपने अपनी जगह पे खड़े होके, कन्वेयर बेल्ट वाले मॉडल पे, कौन सी मॉडल की कार बनी थी? फोर्ड की थी। जल्दी कमेंट करके बताओ तुम, जल्दी से। फोर्ड मोटर्स केम टू इंडिया 1905, बाय 2020 फोर्ड मोटर्स सेलिंग डैश कार्स इन इंडियन मार्केट। 1995 में आती है और 2017 में कितनी ज़्यादा कार सेल करती है इंडिया में, ये बताओ। ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आएगा, अगर इक्का दुक्का आ गया है यहाँ प्रैक्टिस के लिए तो देख सकते हो, अगर याद है तो मार्क कर दो। 88,000 कार उन्होंने बेच दी थी। ये क्वेश्चन बिल्कुल चांस नहीं किया है ऐसा, लेकिन ऐसा आ सकता है कि विच इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड अब्रोड, ऐसी कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने बाहर तक इन्वेस्ट किया है। पहली बात तो इसमें से इंडियन कंपनीज देखो, फिर देखो कि कौन सी इंडियन कंपनी जिसने बाहर तक इन्वेस्ट किया है। विच इंडियन कंपनीज हैव इन्वेस्टेड अब्रोड? कोका कोला, नाइक, पेप्सी, रैन पैक्सी, बी। ये एक इंडियन कंपनी जिसने बाहर तक इन्वेस्ट किया है। 14th क्वेश्चन, within a year dash of the toy shops had replaced Indian toys with Chinese toys। इंडियन टॉयज को चाइनीज टॉयज से रिप्लेस कर दिया गया था एक ही साल में। कितना परसेंटेज? जैसे ही चाइनीज टॉयज आए इंडियन टॉयज को रिप्लेस कर दिया। पहले तो ये बताओ कि क्यों इतनी जल्दी रिप्लेस हो गए? क्योंकि इंडियन टॉयज जो थे वो महंगे थे, उतने डिज़ाइनिस नहीं थे और उतने ड्यूरेबल नहीं थे। वही चाइनीज टॉय सस्ते थे, बहुत सस्ते, क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट कम थी, मास प्रोडक्शन हुआ था, डिज़ाइंड थे और लेटेस्ट जैसा बच्चों को चाहिए था वैसे थे, ड्यूरेबल भी थे। 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90 बहुत ज़्यादा मात्रा में बदल कर दिया था और वो था 70 to 80%। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। अरे यार समझे कि नहीं ये क्वेश्चन 14th वाला? नहीं समझे? देखो 14th क्वेश्चन का मतलब है कि टॉय शॉप, जैसे मान लो अगर 100 शॉप थी, ये 100 शॉप्स थी, तो 100 शॉप्स में से 70% to 80% रिप्लेस कर दिया। अगर 80 रिप्लेस की यानी कि अब 100 इंडियन शॉप थी तो एक साल के अंदर 80 चाइनीज़ हो गए और सिर्फ 20 बची थी इंडियन शॉप, क्योंकि वो सस्ता देती थी टॉयज़, ड्यूरेबल देती थी, प्लास्टिक टॉयज़ थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने प्रोड्यूस किया था और इस वजह से वो सस्ते में बेच पा रहे थे और वहाँ पे लेबर कॉस्ट भी कम है। एक एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है जब बात बिजनेस की या फिर सेल्स मार्केटिंग की होती है। ग्लोबलाइजेशन बाय कनेक्टिंग कंट्रीज शैल रिजल्ट इन, बताओ क्या? ग्लोबलाइजेशन बाय कनेक्टिंग कंट्रीज शैल रिजल्ट इन, जब ग्लोबलाइजेशन होता है कंट्रीज कनेक्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 ये सब कंट्रीज मिलकर काम करती हैं, तो क्या होता है? लेस कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर के बीच लेस कंपटीशन हो जाता है, या ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, या नो चेंज इन कंपटीशन? बताओ। नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, इन ऊपर 3 में से बताओ मुझे। थोड़ा सा सोच कर, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो
कि कंपटीशन बढ़ेगा या कम होगा। यार जब कंट्रीज़ मिल के काम कर रही होती हैं, क्यों कर रही होती हैं? अपने फ़ायदे के लिए। जब सारी अधिकतर कंट्रीज़ मिलजुल के काम करेगी, बड़ी बड़ी एमएनसीज बनेंगी, तो क्या हो रहा है? मार्केट बढ़ रहा है, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, और जब जहाँ पर भी प्रॉफिट बढ़ता है, मार्केट बढ़ता है, वहाँ पर कंपटीशन 110% बढ़ता है। जितनी भी कंपनी आज तुम देख रहे हो अच्छी अच्छी कंपनीज, वो सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। और क्या उनके बीच कंपटीशन नहीं है? किसने बोला? हर इंडस्ट्री में कंपटीशन है, और ये बढ़ता है कंपटीशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्योंकि जब देखो एक कंपनी है, उसने चाइना से उठा ली लेबर फोर्स है, इंडिया से, जहाँ सस्ते लेबर हैं, तो दूसरी कंपनी भी सस्ते लेबर से उठाएगी, तीसरी कंपनी भी सस्ता लेबर उठाएगी, तो कंपटीशन बढ़ रहा है ना, क्योंकि सेम रास्ता सब अपना रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का। इसलिए ऑप्शन बी, ग्रेटर कंपटीशन। नाउ क्वेश्चन 16 पढ़ो ध्यान से। व्हाट हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस? What has been one major factor that has stimulated the globalization process? क्या एक मेजर फैक्टर रहा है जिसने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट किया, जिसने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ाया? पढ़ो एक बार। ऑप्शन ए, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन डेवलपिंग कंट्रीज। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन डेवलपिंग कंट्रीज, अभी बताया था ना कि चाइना और इंडिया में सस्ता लेबर मिल जाता है, क्या इसके वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है ज़्यादा मात्रा पे? या अवेलेबल ऑफ अनएक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेज इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज़ पे अनएक्सप्लॉयटेड रिसोर्स हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे इंडिया में तो रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट हो चुके हैं, हो रहे हैं। सम कंट्रीज़ आर गुड इन लैंडस्केप। लैंडस्केप में हाँ कुछ कंट्री अच्छी होती हैं, जैसे इंडिया है, कुछ में नहीं होती हैं, वहाँ पर सिर्फ पहाड़ या फिर पानी ही पानी होता है, तो जगह नहीं होती है फैक्ट्री सेटअप के लिए। डी, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ये दोनों पॉइंट्स तो गलत लग रहे हैं, बी और सी। ए और डी में देखो, ए और डी में चीप लेबर तो हाँ सही पॉइंट है, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। लेकिन यार चीप लेबर तो हमेशा से था। मेजर फैक्टर क्या है? चीप लेबर तो पहले भी इंडिया में मिलता था, चाइना में, लेकिन जब टेक्नोलॉजी बढ़ी, जब अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट करने की दिमाग आया और टेक्नोलॉजी आई कि हम ऑपरेट कर सकते हैं, अलग अलग नई टेक्नोलॉजी आई, तभी इंडिया में सेटअप हो रही है। वरना सेम कंपनी इंडिया में क्यों सेटअप हो पाएगा अगर सेम टेक्नोलॉजी रहेगी जो इंडिया में पहले से है? क्योंकि यहाँ के लोकल कंपनीज़ को न्यू टेक्नोलॉजी मिलती है और वहाँ की कंपनीज़ को बेस कस्टमर्स मिल जाते हैं कोलैब करके। तो रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। गुड्स आर प्लेस्ड इन डैश। गुड्स आर प्लेस्ड इन डैश दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट इनटू शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स एंड ट्रक्स। गुड्स आर प्लेस्ड इन, कहाँ पे रखा जाता है सामान को? ये गुड्स जो होते हैं ना सामान, इनको कहाँ रखा जाता है कि डायरेक्टली लोड कर दिया जाए? शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स और ट्रक्स में, वेसल में, कंटेनर में, रिसेप्टेकल्स में या टैंक्स में? बहुत इजी, बहुत 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 इजी आंसर है इसका, कंटेनर्स में। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। व्हाट इज यूज्ड टू कॉन्टैक्ट one another around the world to access information instantly and to communicate from remote areas? क्या यूज़ किया जाता है? अराउंड दी वर्ल्ड पूछा गया है, पूरे वर्ल्ड में क्या यूज़ किया जाता है अराउंड दी वर्ल्ड कम्युनिकेट करने के लिए फ्रॉम रिमोट एरियाज? रिमोट एरिया जहाँ पर उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? मेल एंड टेलीफोन? नहीं, जब रिमोट एरियाज यानी वहाँ नेटवर्क नहीं है, गाँव वाला, बहुत गाँव का एरिया जहाँ पर नेटवर्क नहीं आया है, नेटवर्क के टावर जो रहते हैं वो तक नहीं आए हैं, तो मेल एंड टेलीफोन नहीं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या पूछा गया है? टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है गवर्नमेंट। और टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ होता है, हाँ टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ होता है। देखो यहाँ पर बात की जा रही है कि व्हाट इज़ यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज। अलग अलग कैसे कनेक्टेड होते हैं? मेल एंड टेलीफोन ये इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं दे पाते हैं, इंस्टेंटली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर वगैरह से होती है, या टेलीकम्युनिकेशन, बी एंड सी। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना, व्हाट वुड हैपन? द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज दिस, द बेस्ट थिंकिंग क्वेश्चन। थोड़ा सा सोचो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचो और प्लीज़ बताओ।
ऑप्शंस पढ़ के बताओ कि अगर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है चाइना के टॉयज के इंपोर्ट पे तो क्या होगा। देखो तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी गवर्नमेंट अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान जा रहा है और टैक्स लगाती है तो महंगा हो जाता है वो सामान। जैसे कॉटन के लिए, अरे कॉर्न के लिए सॉरी, लगाया था ना कॉर्न लॉ, वो सब चीज़ के लिए था कॉर्न लॉ ना। कॉर्न लॉ इम्पोज कर दिया था तो बाहर से जो था वो इम्पोर्ट नहीं होने दे रहे थे, टैरिफ लगा दिया था, फिर हटाया गया था वो सबको। तो क्या होगा अगर जो टॉयज़ आते हैं, सामान आता है चाइना से टॉयज़ पे, उस पर लगा देते हैं टैक्स, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा पहले पढ़ो। ए है पहले तो, बी नो इफेक्ट है, ये तो गलत है। नो इफेक्ट क्यों भाई, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ही ना। पढ़ो क्या क्या है ऑप्शन। टॉयज विल गेट चीपर, मोर परचेज बाय कंज्यूमर। टॉयज विल गेट एक्सपेंसिव, लेस परचेज। टॉयज विल गेट एक्सपेंसिव, मोर परचेज। एक्सपेंसिव है तो मोर परचेज क्यों होगा, इतनी अमीरी नहीं है भाई, डी काट दो। ए और सी बचता है टॉयज विल गेट एक्सपेंसिव। जो भी चीज़ पर टैक्स लगाओगे तो वो महंगी ही होगी। चलो अगला क्वेश्चन 20। Government use dash to increase or decrease, regulate foreign trade and to decide what kinds of goods and how much of these each should come into the country. Governments use dash to increase or decrease या regulate foreign trade को regulate करने के लिए what kind of goods and how each should come into the country। क्या क्या किस चीज़ से गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है सब कुछ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर एक चीज़, बस यही पूछा है। टैक्स, इंक्रीज टैक्स, रिलैक्सेशन ऑफ टैक्स, ट्रेड बैरियर। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, तो ट्रेड बैरियर, अगर बैरियर लग जाएगा तो मुश्किल होगा ट्रेड। क्वेश्चन 20 का डी। ये था पूरा का पूरा। आई होप तुमने वो शीट मेंटेन की होगी, कितने क्वेश्चन गलत हुए कितने सही वो देख लिया होगा। और हाँ, सैम्पल पेपर्स की एक बहुत तगड़ी बैच है, वो दिगराज सर चला रहे हैं, जाओ लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ पर जाकर ज्वाइन करो, कोड एंटर करो पढ़ ले गैंग, तो ऑलरेडी 10% उस पर है अप्लाइड, एक्स्ट्रा 10% तुमको मिल जाएगा डिस्काउंट अगर कोड यूज़ करते हो पढ़ ले गैंग। तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो जल्दी, उस पर मेरी भी क्लासेस आने वाली है, मिलकर हम दोनों बातचीत करके पढ़ेंगे अनअकैडमी पे, क्योंकि इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है वहाँ पे, पोल्स वगैरह कर सकते हैं और ये जितने क्वेश्चन हैं और भी क्वेश्चन होंगे, हर एक चीज़ करे जाएगी, पूरा एग्जाम तक साथ रहेंगे और एग्जाम के बाद भी साथ रहेंगे क्लास 11-12 में। तो तब तक के लिए करना क्या है, वीडियो सब में फैला दो, अपने बाबू बेस्टी सोना मोना को भेज दो, एंड देन नोटिफिकेशन छेड़ दो चैनल की, कुछ भी तुमसे मिस ना हो, और फिर जाना जा पढ़ ले।